जिसने अपने आप को खर्च किया, इतिहास गवाह है, लोगों ने उसको गूगल पे सर्च किया। कैसे आप सब लोग, क्या हाल चाल आप सबके। मैं आपकी मैम सीए कंचन गुप्ता आ चुकी हूँ आपके सामने और वापस से लेके आई हूँ आपके लिए एक जोरदार सा चैप्टर। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही शानदार सा चैप्टर है जो कि आज मैं आपकी क्लास में आपको करा के जाने वाली हूँ। और एक बात बताऊं, अपने इनकम टैक्स का ना लेंथीएस्ट चैप्टर मैं यहाँ पे लेके आई हूँ और सिर्फ एक ही रीजन है इसको लाने का, क्योंकि आपकी डिमांड इसी चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा थी। दूसरा नंबर पे आपकी डिमांड कैपिटल गेन के लिए, जो कि इसके बाद आएगा, 25 को आ जाएगा। तीसरी कि ये वो चैप्टर है बेटा जिसमें पढ़ने के लिए ढेर सारे प्रोविजन है, लेकिन जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो बहुत आसान होता है, लेकिन विदाउट दी प्रोविजन हम उस क्वेश्चन को सही दायरे में सॉल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पे इस क्लास का एक ही मकसद है कि सारे के सारे प्रोविजन एक ही क्लास में आपके दिमाग पे छाप छोड़ जाएं। उसी वे में मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, बहुत समराइज्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही क्रिप्स नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं, सो दैट हमारा जो मोटो है ना वो आज की क्लास में पूरा हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हमने 1.5 घंटे ले लिए आपके और आपको कुछ नहीं मिला, या फिर आप यहाँ पे आए और आपको कुछ कंटेंट नहीं मिला, वापस चले गए। तो टाइम वेस्ट आपका नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपसे ज्यादा टाइम बेटा हमारा इंपॉर्टेंट है, तो हमारा भी टाइम आपके लिए एक सॉलिड तरीके से यूटिलाइज हो, यही बस इस क्लास की एक उम्मीद है। चलो आ जाओ, मिलके स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। और सभी बच्चे प्रेम से एक बार, जिसको भी मानते हो याद कर लो, प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। चलो स्टार्ट करेंगे। शुभ चैप्टर की शुरुआत एक शुभ मैसेज के साथ की जाती है। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझो कि हमारा जो चैप्टर है दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, जिसको आप ऑलरेडी कईयों बार देख चुके हो अपने अकाउंट्स में। आज पहली बार यहाँ पे देखो इनकम टैक्स में। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सारे के सारे खर्चे डेबिट में दिखाए हैं, सारे के सारे इनकम्स क्रेडिट में दिखाए हैं। एक प्रॉफिट निकल के आया, इस प्रॉफिट को हमने जो निकाला वो एज पर अकाउंट्स निकाला। अब अगर मैं गवर्नमेंट को इस पे प्रॉफिट पे टैक्स भरूंगी तो गवर्नमेंट बोलती है इधर आओ। मैंने कहा क्या हुआ, ये जो आपने प्रॉफिट निकाला है ये एज पर अकाउंट्स है। अब आप इस प्रॉफिट को रिकैलकुलेट करो और मेरे द्वारा बताए गए वचनों के द्वारा इस प्रॉफिट को रीमोडिफाई करो, मतलब मेरे प्रोविजंस को यूज करके इस प्रॉफिट को रीमोडिफाई करो, वापस से एक नया प्रॉफिट कैलकुलेट करो और उस प्रॉफिट पे अब आपको टैक्स पे करना है। तो हमने कहा ठीक है गवर्नमेंट, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, सेक्शन नंबर 29 के थ्रू गवर्नमेंट ने हमको कंप्यूटेशन सिखाई कि सबसे पहले तो आप प्रॉफिट ले लो एज पर अकाउंट्स। हमने ले लिया और जनरली याद रखना है प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। अब इस प्रॉफिट को निकालते टाइम आपने सारे के सारे खर्चे माइनस करे होंगे। यस, गवर्नमेंट बोलती है ये वाला खर्चा जो आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो इसको प्लस करो, ये मुझे पसंद नहीं है, मेरे इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से मैं इस खर्चे को अलाउ नहीं करवा पाऊंगी, इस खर्चे को ऐड ऑन करो। तो ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट डिसअलाउ करती है आपको ऐड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि एक नया खर्चा है, हाँ मैं इस एक नए खर्चे को आपको अलाउ करना चाहती हूँ जो कि आपने ऑलरेडी अलाउ नहीं किया है अपने अकाउंट्स में। तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक नया खर्चा अलाउ किया गया, उसको आप माइनस कर सकते हो। सिमिलरली आपने यहाँ पे कोई इनकम ले रखी है और ये इनकम इस हेड में टैक्सेबल नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने कहा हटाओ, तो आपको माइनस करना पड़ा। कोई न्यू इनकम और है जो कि आपने यहाँ पे नहीं दिखाई है, बट गवर्नमेंट चाहती है कि दिस इज द पीजीवीपी इनकम और ये इनकम आपको यहाँ पे दिखानी चाहिए, तो उस इनकम को आपको यहाँ पे एड ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद जो इनकम निकल के आएगी या फिर जो प्रॉफिट निकल के आएगा, दिस इज मोडिफाइड प्रॉफिट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, और इसी प्रॉफिट पे अब आप टैक्स भरोगे। प्रेम से बोलो वाह वाह। तो आप सभी अर्जुन से मेरा एक ही गुहार है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आपका पेपर में छूटना नहीं चाहिए। फॉर्मेट इजी है, करना अपने को कुछ नहीं है। प्रॉफिट अपन को गिवन होगा, प्लस माइनस का अपन को खेल खेलना है, प्लस माइनस खेल खेलते ही इनकम आएगी, इनकम पे टैक्स होगा अपना कैलकुलेट। अब इधर आओ, एक बात और सुनो, ये जो प्लस माइनस आप कर रहे हो इसी को सिखाने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर बनाया गया। ढेर सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन हमारा 30 से शुरू हो जाएगा और कब खत्म होगा वो बाद में बताएंगे। 30 से शुरू हो जाएगा, हर एक सेक्शन आपको बताएगा कि कब खर्चा डिसअलाउ होगा, कितना डिसअलाउ होगा, कब अलाउ होगा, कितना
डिसअलाउ होगा। सारी की सारी बातें आपको अब मैं पढ़ाने वाली हूं, उन्हीं बातों के बेसिस पे आप यहां पे प्लस और माइनस को अंजाम दे पाओगे और अपने इनकम टैक्स वाले प्रॉफिट पे पहुंच पाओगे। चलिए, तो इस चैप्टर में ढेर सारी इनकम्स होती हैं जिनको हम टैक्स करते हैं। तो प्रॉफिट अगर आपका बिजनेस से, प्रोफेशन से हो रहा है, लाइसेंस की सेल से प्रॉफिट हो रहा है, या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक से, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू कोई पैसा आपको मिल रहा है, कोई बेनिफिट या कोई पर्क वगैरह आपको मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन हो गया, या फिर कोई नॉन कॉम्पिटेंस फीस मिल रही है, इस तरह की ढेर सारी इनकम्स होती हैं जिसको हम पीजीबीपी में टैक्स करते हैं, एज पर दी फॉर्मेट करते हैं, जो कि अभी हमने सेक्शन नंबर 29 का जस्ट अभी अभी बनाना सीखा है। बात यहां से शुरू हो जाती है। अब ये है बेटा कहानी काम की, बाकी आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सबसे पहला पिक्चर में जो सेक्शन आया वो आता है 30 बात करता है आपसे सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग की। 30 किसकी बात कर रहा है? बिल्डिंग की। अब बिल्डिंग बताओ, बिल्डिंग पे किस किस का अधिकार होता है? मैम एक तो ऑनर बेस्ड बिल्डिंग होती है जिसपे ऑनर का अधिकार होता है, या हो सकता है किसी टेनेंट ने उस बिल्डिंग को रेंट पे ले लिया हो, तो अब किसका अधिकार हो गया? मैम टेनेंट का हो गया। अब यहां पे देखो होगा क्या, जो बिल्डिंग ऑनर के पास है, क्या ऑनर उस बिल्डिंग का कभी रेंट पे करेगा? नहीं मैम। तो क्या रेंट की छूट मिलनी चाहिए? नहीं मैम, रेंट को डिसअलाउ कर दो। अच्छा, जो हमारा ऑनर है वो कोई रेट्स या फिर कोई टैक्सेस पे करता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हाउस टैक्स पे करता है या फिर कोई अदर टैक्सेस पे करता है, तो उसका खर्चा ऑनर को अलाउ हो जाएगा। ऑनर अगर इंश्योरेंस भरता है, प्रीमियम भरता है बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, तो उसका प्रीमियम ऑनर को अलाउ हो जाएगा। रेवेन्यू रिपेयरमेंट अगर कराई गई है तो ऑनर को अलाउ हो जाएगी। अगर ऑनर कैपिटल रिपेयरमेंट कराता है तो एज अ एक्सपेंडिचर हम इसको अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन इसको बिल्डिंग की कॉस्ट में एड ऑन कर दिया जाता है। बिल्डिंग की कॉस्ट में इस खर्चे को हम एड ऑन कर देंगे और टोटल जो वैल्यू आएगी उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और डेप्रिसिएशन तो आपको अलाउ होता ही होता है। चलिए, अब अगर मान लो ये जो बिल्डिंग है इस पे टेनेंट का अधिकार है, तो टेनेंट तो बेटा रेंट भी पे करेगा, तो रेंट अलाउ हो जाएगा। टेनेंट अगर कोई रेट्स एंड टैक्सेस पे करता है तो वो भी अलाउ हो जाएगा। इंश्योरेंस पे करता है तो अलाउ हो जाएगा। कोई रेवेन्यू रिपेयरमेंट करता है तो वो भी अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर टेनेंट कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, मतलब एक फ्लोर की बिल्डिंग है उस पे एक फ्लोर और खड़ा करवा देता है, तो ये खर्चा टेनेंट को अलाउ नहीं होगा। और मैम टेनेंट के पास तो ऑलरेडी बिल्डिंग भी नहीं है, ये बिल्डिंग कोई टेनेंट की ओनरशिप थोड़ी ना थी जो हम इसकी कॉस्ट में ऐड ऑन कर दें, लेकिन खर्चा तो हुआ है। तो ये जो न्यू फ्लोर बना है, इस न्यू फ्लोर को हम डीम्ड बिल्डिंग बना देंगे, डीम्ड बिल्डिंग इन द बुक ऑफ द टेनेंट, और इस खर्चे को बैलेंस शीट में दिखा के टेनेंट इस पे डेप्रिसिएशन लगाएगा और इस पे डेप्रिसिएशन का अलाउंसेस ले सकता है। एक बात याद रखना, यहाँ पे जो भी हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वही बिल्डिंग के खर्चों को अलाउ किया जाएगा अगर वो बिल्डिंग आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे प्लांट एंड मशीन एंड फर्नीचर की, प्लांट एंड मशीनरी की एंड फर्नीचर की। अब प्लांट एंड मशीन एंड फर्नीचर बेटा ऑनर के भी हो सकते हैं, टेनेंट के पास भी हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऑनर तो रेंट भरेगा नहीं तो रेंट अलाउ होगा नहीं। ऑनर इंश्योरेंस भरेगा, अलाउ, रेवेन्यू रिपेयरमेंट अलाउ हो जाएंगे। कैपिटल अलाउ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैम ये तो एक्चुअल कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा और क्या बोलते हैं, इस पे ऑनर को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर टेनेंट रेंट पे करता है तो अलाउ हो जाएगा, इंश्योरेंस अलाउ हो जाएगा, रेवेन्यू रिपेयरमेंट अलाउ हो जाएगा। अगर टेनेंट मशीनरी फर्नीचर के ऊपर कोई कैपिटल रिपेयरमेंट का खर्चा कराता है, मतलब एक मशीनरी, इस मशीन में एक मोटर फिट करा दी, तो इस मोटर की वैल्यू को हम डीम्ड मशीन, डीम्ड फर्नीचर नहीं बनाएंगे बेटा। डीम्ड वैल्यू का हिस्सा ये नहीं बनेगा, और इसका मतलब मैम इस पे तो फिर डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, नहीं बेटा। तो दिस इज द डिफरेंस कि जब बिल्डिंग की बात होती है तो ऑनर टेनेंट के द्वारा किए जाने वाले खर्चे पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, लेकिन जहां पे प्लांट मशीनरी फर्नीचर की बात है और टेनेंट ने बेटा खर्चा कर दिया है कैपिटल नेचर का, तो उस खर्चे को डीम्ड मशीन, डीम्ड फर्नीचर नहीं बनाएंगे और डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा।
नेक्स्ट ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो भी हम प्लांट, मशीनरी एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर की बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 30 और 31 में, वो सिर्फ और सिर्फ वो सारे खर्चे आपको तभी अलाउ होंगे जब आप उन एसेट्स को अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहे होगे। अच्छा, कैपिटल रिपेयरमेंट अगर आपने कराई है तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि वो किसी को अलाउ नहीं होती है। अगर बिल्डिंग का केस है तो ऑनर को अलाउ होगी लेकिन एज अ डेप्रिसिएशन। सिमिलरली टेनेंट को अलाउ होगी एज अ डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर प्लांट एंड मशीनरी पे आपने कैपिटल रिपेयरमेंट किया है तो वापस से जो अगर ऑनर है तो उसको अलाउ हो जाएगी एज अ डेप्रिसिएशन, लेकिन हमारा जो टेनेंट है उसको अलाउ नहीं होती है। आइए नेक्स्ट, कुछ कंडीशंस आएंगी अब डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ लो रामबाण है, ये आपके एग्जाम में आना ही आना है और इसका रिवीजन बहुत ही सॉलिड तरीके से अब मैं कराऊंगी। डेप्रिसिएशन का जो सेक्शन नंबर होता है वो होता है 32। डेप्रिसिएशन तो मैम हम अकाउंट्स में भी क्लेम करते हैं और डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में भी करना है। गवर्नमेंट बोलती है जो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन को क्लेम करने का तरीका है ना वो बहुत अलग है, मुझे पसंद नहीं आता। मैं तो इनकम टैक्स में आपसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कराऊंगी अपने तरीके से, ब्लॉक मेथड से, और वही मेथड के थ्रू आपको डेप्रिसिएशन अलाउ करूंगी। तो आ जाओ अब WDV का ब्लॉक मेथड अपन सीख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन आपको तभी मिलेगा जब आप कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दोगे। पहली बात, आप जिस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन ले रहे हो उसको आपने अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया हो, आप उसको एक्टिव यूज करो चाहे पैसिव यूज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों केस में आपको डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे। एक्टिव यूज बोले तो कोई मशीन है जो लगातार चल रही है और चिप्स का प्रोडक्शन कर रही है, और पैसिव यूज का मतलब आपने इस मशीन को रखा हुआ है, जब ये मशीन थोड़ा सा वेट करती है, इस पे ऑयल किया जाता है, इस मशीन में तेल पानी किया जाता है, साफ सफाई की जाती है, तो उस टाइम पे आप दूसरी मशीन को यूज करते हो। दैट मीन्स ये मशीन पैसिव मशीन है, ये मशीन के बंद होने पे हम इस मशीन को यूज करते हैं, तब भी हम दोनों मशीन पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन आपको तभी मिलेगा जब आप उस एसेट के ऑनर हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप मशीन यूज करोगे तो ही आप डेप क्लेम करोगे, मशीन आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा। यूज में एक्टिव यूज प्लस पैसिव यूज दोनों आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और बताई गई है, कुछ स्पेशल केसेस में ऐसा होता है कि हम मशीन को रेडी फॉर यूज रखते हैं लेकिन हम उसको एक्चुअल में यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में हम यूज नहीं कर रहे हैं, रेडी फॉर यूज रख रहे हैं। जैसे कि एक मशीन चल रही है, अगर ये खराब होगी तो दूसरी मशीन तुरंत यहां लग जाएगी, तो उस केस में भी आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। हम इसको पैसिव यूज बोल सकते हैं। अगर आपने कोई एसेट खरीद ली और उसके रिगार्डिंग में आपने पेमेंट करी और वो पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा की है और उस पेमेंट को आपने बैंक के थ्रू पे नहीं किया है, चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, अकाउंट पे ही चेक के थ्रू आपने पे नहीं किया है, तो ऐसी एसेट पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे। जब आप ये सारी की सारी कंडीशंस पूरी कर दोगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी टेंजिबल एसेट है तो भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, इंटेंजिबल एसेट है तो भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। इंटेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा वो रहेगा 25%। फर्नीचर पे जो जनरल रेट रहेगा डेप्रिसिएशन का वो रहेगा 10%। प्लांट एंड मशीनरी पे जो जनरल रेट रहेगा डेप्रिसिएशन का दैट इज 15% एंड बिल्डिंग पे 10% वापस से। ये जनरल रेट है। अपार्ट फ्रॉम दीज रेट और भी कई सारे रेट आपकी पिक्चर में है, लेकिन एटलीस्ट इतने रेट आपको याद रखने हैं। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और कोई रेट उसने नहीं दिया है तो आपको यही रेट आपको यूज करना है। अगर कोई स्पेसिफिक रेट गिवन है तो आप उसको भी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ये हमारे पास वेराइटीज ऑफ रेट है। बिल्डिंग के केस में हमारे पास 3 रेट होते हैं, 5, 10, 40। रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे 5% लगता है, अदर पे बेटा 10 लगता है, और वुड की है तो 40, लेकिन दिस इज जनरल रेट। सिमिलरली फर्नीचर का एक ही रेट है, इसी को हम जनरल रेट मान लेते हैं।
अगर नेक्स्ट आप देखोगे प्लांट एंड मशीनरी, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट एंड मशीनरी पे डिफरेंट डिफरेंट रेट्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगी, इसमें कई सारे रेट हैं, पर आपको जो रेट याद रखना है वो है 15%। एक आप ये याद रखना, एक कंप्यूटर पे जो डेप्रीसिएशन लगता है वो याद रखो, कंप्यूटर पे जो डेप्रीसिएशन लगता है वो लगता है बेटा 40%, ये भी आपको याद रखना है। एंड लास्ट वन इज 25% रेट से डेप्रीसिएशन लगता है इंटेंजिबल एसेट पे। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जो डेप्रीसिएशन का खर्चा अलाउ करना ही करना पड़ेगा आपको, मतलब डेप्रीसिएशन आपको अपनी इनकम में से माइनस करना पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी नेचर का खर्चा, इसको आपको डिडक्शन लेना ही पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। डेप्रीसिएशन का रेट कंप्यूटर और एसेसरी पे 40% रहेगा, लाइक यूपीएस हो गया, प्रिंटर हो गया और स्कैनर्स हो गए, ये याद रखना बस ये रेट। अच्छा अब आ जाओ, हमारे पास डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें रेट पता लग गए कि कौन कौन से होते हैं, यस मैम। अब इस रेट के साथ हमें यह भी तो पता लगना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सा मेथड होता है। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है हमारे पास WDV मेथड, एक होता है हमारे पास WDV मेथड, और एक होता है हमारे पास SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अच्छा, अगर कोई एसएससी पावर जनरेटिंग का काम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के साथ साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन होता है, वो चाहे SLM के थ्रू डेप्रीसिएशन क्लेम करें, वो चाहे WDV के थ्रू डेप्रीसिएशन क्लेम करें। अगर एसएससी कोई भी है अदर देन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, अदर देन इलेक्ट्रिसिटी कोई भी है, आप में कोई भी अदर देन इलेक्ट्रिसिटी, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ WDV मेथड ही मिलेगा, और WDV मेथड से ही उनको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ जाओ, अब जो WDV मेथड है आपको समझ आ गया, सबके लिए है। SLM आपको समझ आ गया, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है मैम, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए, पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए। तो SLM के अंदर हम इंडिविजुअल एसेट्स पे डेप्रीसिएशन लगाते हैं, जैसे आप अकाउंट्स पे लगाया करते थे, लेकिन WDV मेथड पे डेप्रीसिएशन लगाने का जो तरीका है अपने इनकम टैक्स में, वो पूरी तरह से अलग है। इनकम टैक्स में बेटा ब्लॉक ऑफ एसेट्स का केस चलता है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब आप ये समझ लो, यहाँ पे डब्बादारी चलती है। डब्बादारी क्या होती है मैम, ये डब्बादारी क्या होती है, एक डब्बा हमने लिया और एक जैसी एसेट्स को हम एक डब्बे में डालते गए, और पूरे के पूरे डब्बे पे हम एक फिक्स परसेंटेज से रेट लगा देंगे। जैसे मान लो ये मेरे पास एक डब्बा है, दिस इज द डब्बा। अब इस डब्बे में मैंने एसेट्स डालना शुरू किया, 10% वाली मैंने एसी डाल दिया, 10% वाली चेयर डाल दी, 10% वाला इसमें मैंने स्टूल डाल दिया, 10% वाला सोफा डाल दिया, मैंने सारा फर्नीचर इसमें डाल दिया 10% वाला। अब ये डब्बा 10% वाला डब्बा है, अब इस पूरे डब्बे पे मैं कितने परसेंट का डेप लगाऊंगी, 10% का। मैं अलग से नहीं लगाऊंगी कि एसी पे अलग, सोफे पे अलग, फर्नीचर पे अलग, कुर्सी पे अलग, ना जी ना, पूरे के पूरे डब्बे पे अब हम लगाएंगे 10%। बात समझ आई? तो यहां पे हम डब्बे बनाते हैं, 10% के फर्नीचर का अलग डब्बा, 15% के प्लांट एंड मशीनरी का अलग डब्बा, 10% के प्लांट एंड मशीनरी का अलग डब्बा, 40% वाले प्लांट एंड मशीनरी का अलग डब्बा, बिल्डिंग का अलग डब्बा। तो अलग अलग रेट का अलग अलग डब्बा बनता है, और उस डब्बे पे GST लगता है। ब्लॉक सिस्टम मतलब डब्बादारी सिस्टम। आइए, तो ब्लॉक कैसे बनते हैं? ब्लॉक में हम सेम ग्रुप की एसेट्स को सेम रेट वाले डब्बे में पटक देते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि आखिरकार डब्बे की अंतिम वैल्यू पता कैसे लगाई जाए। तो हमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना सीखना है। आपको लग रहा होगा टेबल बहुत टफ है, लेकिन ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं, आप इन बातों पे ध्यान मत दो, आप मेरी बात सुनो।
सबसे पहले आप ये देख लो कि आपके पास ओपनिंग WDV कितनी है, ये तो आपको पिछले साल से पता लगी जाएगी। आपने ड्यूरिंग द ईयर कितनी परचेजेस करी हैं, आपने जितनी भी परचेज करी है उसको ऐड कर दो। जो भी आपने सेल किया है या स्क्रैप रिसीव किया है या फिर इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन रिसीव किया है, तो वो आप यहाँ पे माइनस कर दो, तो आपको पता लग जाएगा क्लोजिंग वैल्यू। अब इस क्लोजिंग वैल्यू में से आपको ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तो आपको पता लग जाएगा WDV ऑफ द ब्लॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। दिस इज द वे। बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। आओ अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। ओपनिंग वैल्यू हमारे ब्लॉक की दे रखी है 10 लाख रुपए, और जो ब्लॉक है हमारा ये 10% वाला ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर हमने इस साल एसेट्स परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर। हमने कुछ मशीन परचेज करी है, सॉरी फर्नीचर परचेज किया है, क्योंकि 10% का ब्लॉक है ना, तो फर्नीचर ही होगा। तो हमने कुछ फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर ए हमने परचेज किया है जिसको हमने 180 दिन से ज्यादा के लिए यूज किया है। फर्नीचर बी जिसको हमने ड्यूरिंग द ईयर यूज ही नहीं किया है। फर्नीचर सी जिसको हमने 180 दिन से कम यूज किया है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो एसेट हम पुट टू यूज नहीं करते तो उस पर तो डेप्रीसिएशन मिलता ही नहीं है, और जो हमने 180 दिन से ज्यादा यूज करी उस पर फुल डेप्रीसिएशन हमें मिलता है। और अगर कोई एसेट हमने 180 दिन से कम यूज करी है ना बेटा, तो उस पर डेप्रीसिएशन हमें सिर्फ और सिर्फ आधा ही मिलता है, मतलब 50% रेट से आप डेप्रीसिएशन ले लो। अब यहाँ पे देखो, डब्बे की ओपनिंग वैल्यू 10 लाख, टोटल में जितना भी आपने परचेज किया उसको एड ऑन कर दो। 3 2 5 1 6 लाख रुपए। सेल कितना किया है मैम 2 लाख रुपए, इसको माइनस कर दो। अब बताओ कितना आ गया। 10 6 16 में से -2 मैम 14 लाख हमारे पास डब्बे की वैल्यू आ गई। मैंने कहा अब इस वैल्यू में से आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना है, इसमें से आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना है, और फिर जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग WDV। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रीसिएशन। वैल्यू निकालना तो हम सीख ही गए, ये तो बहुत इजी है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल। अब इस वैल्यू में से डेप्रीसिएशन माइनस करो। डेप्रीसिएशन किस पे लगाओगे मैम, पूरी की पूरी इस वैल्यू पे। अब ध्यान दो हमारे पास 14 लाख रुपए है। इस 14 लाख रुपए में से अगर मैं बोलूं तो 3 लाख रुपए की वो एसेट है जिस पे डेप्रीसिएशन लगेगा ही नहीं, नील। इसमें से 1 लाख रुपए की एसेट वो है मैम जिस पे 50% रेट ऑफ डेप लगेगा, मतलब 5%। कितना आ जाएगा 5000। और बाकी कितना बचा, 14 लाख में से 4 लाख हटा दो तो कितना बचेगा मैम 10 लाख। 10 लाख पे कितना डेप्रीसिएशन लगेगा मैम 10%, कितना आ गया 1 लाख। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया 1,05,000। अब 14 लाख में से 1,05,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 12,95,000। सो दिस इज द क्लोजिंग WDV ऑफ द ब्लॉक। आई थिंक अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। क्लियर? यस मैम, आगे बढ़ जाऊं? हाँ अच्छा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला कि एसेट्स अगर आपने पुट टू यूज नहीं की तो डेप्रीसिएशन नहीं मिलता है। पुट टू यूज अगर 180 दिन से कम किया है तो हाफ रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आप यूज करोगे। बैलेंस पे कितना लग गया, फुल रेट ऑफ डेप्रीसिएशन लग जाएगा। मनी पेबल का क्या मतलब होता है? मनी पेबल अभी इस वाले फॉर्मेट में जो आ रहा था, मनी पेबल का सिंपल सा मतलब है बेटा, जो एसेट आपने सेल कर दी तो आपको कितना रुपया मिला। अगर एसेट जल के खत्म हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना कंपनसेशन मिला। अगर एसेट्स पुरानी हो गई, आपने मार्केट में बेच दी, तो कितना स्क्रैप वैल्यू आपको रिसीव हुआ। नेक्स्ट केस पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया केस है हमारे पास। ब्लॉक ऑफ एसेट अगर खत्म हो जाए मैम तो क्या होगा। जैसे कि हमारे पास एक डब्बा है, इस डब्बे में हमारे पास 3 मशीन है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। तो इस डब्बे की जो भी वैल्यू निकल के आती है उस वैल्यू पे हम क्या ले लेते हैं, डेप्रीसिएशन। मैं कह रही हूं कि पूरा का पूरा ही डब्बा खत्म हो जाए, डब्बे में कोई वैल्यू ही ना बचे, तो क्या फिर आप डेप लगा पाओगे? नो मैम। जब डब्बा खत्म हो रहा होगा, जब डब्बा सीज्ड हो रहा होगा, तो एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। फिर हम यहां से निकल के कौन से चैप्टर में पहुंच जाते हैं, कैपिटल गेन चैप्टर में पहुंच जाते हैं। मैम डब्बा कैसे खत्म हो रहा होगा, ध्यान दो। जब भी हम अपने डब्बे की सारी एसेट्स सेल कर रहे होंगे, ट्रांसफर कर रहे होंगे, जैसे कि ये डब्बा है,
इस डब्बे में मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी है। मैंने कहा कि मैं पूरा का पूरा डब्बा बेच देती हूँ, पूरा का पूरा डब्बा बेच दे रही हूँ, तो इस केस में या तो मुझे कैपिटल गेन होगा या फिर मुझे कैपिटल लॉस होगा। अगर व्हेन सेल कंसिडरेशन ऑफ एसेट एक्सीड द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक, तो उस केस में मुझे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन। अब मैं दोनों ही केसेस को एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, फिर आप यहां पे आओगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने एक केस बनाया, एक ऐसा केस जहां पे डब्बा 10% का है, इस डब्बे में 3 एसेट्स हैं, इस डब्बे की वैल्यू 5 लाख है, डब्बे को मैं कितने में बेच रही हूं, 2 लाख। आप देख रहे हो पूरा का पूरा डब्बा मैं बेच रही हूँ, ये डब्बे है, इस डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी मैम लाखों में एक, यही तो आप बोलते थे बचपन में तो मैंने पूरा का पूरा बेटा डब्बा सेल कर दिया। डब्बा कितने का था, 5 लाख का, और जब मैं डब्बा बेच रही हूं तो डब्बा खत्म। अब मैं बेच कितने में रही हूं बेटा, 2 लाख में। 5 लाख रुपए वाली चीज मैं बेच रही हूं 2 लाख रुपए में, तो 3 लाख रुपए का मुझे क्या हो गया मैम, 3 लाख का हो गया आपको कैपिटल लॉस। डिब्बे की WDV क्या हो गई मैम, डब्बा खत्म तो WDV खत्म, और WDV खत्म तो डब्बे पे डेप्रिसिएशन खत्म। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आगे बढ़ लो जय माता दी। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल, ब्लॉक अगेन 10% वाला, एसेट्स की वैल्यू दिस, पूरा का पूरा डब्बा हम बेच रहे हैं, अब की बार हम 6 लाख में बेच रहे हैं। तो मैम 5 लाख रुपए का डब्बा था, 6 लाख रुपए में बेच रहे हैं, 1 लाख रुपया का मैम क्या हो गया, कैपिटल गेन। पूरा का पूरा डब्बा बेचा जा रहा है, इसका मतलब WDV ऑफ द डब्बा नील, डेप्रिसिएशन ऑन द डब्बा नील। नेक्स्ट केस, यहां पे क्या हुआ, पहले तो ये 2 केसेस देख लो जो मैंने भगाए थे अभी। यहां पे जब हम पूरा का पूरा डब्बा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस केस में कैपिटल गेन भी हो सकता है, कैपिटल लॉस भी। अभी अभी हमने इन दोनों के एग्जाम्पल किए थे, यस मैम। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि जो हमारा डब्बा है उस डब्बे की कुछ एसेट्स हम बेच रहे हैं। तो यहां पे ध्यान दो, 10% वाला डब्बा, डब्बे में 3 एसेट, वैल्यू ऑफ द ब्लॉक, बट डब्बे की वैल्यू 5 लाख, डब्बे को बेच रहे हैं 7 लाख में, लेकिन डब्बे के अंदर की बस 2 ही मशीन बेच रहे हैं। डब्बे में डब्बा, डब्बे में मशीन A, B, C, इन तीनों मशीन की वैल्यू है 5 लाख। हम इसे कितने में सेल कर रहे हैं मैम, 7 लाख में, 7 लाख में। और डब्बे की वैल्यू कितनी थी बेटा, 5 लाख की। तो पहली बात 2 लाख का तो हमें क्या हो गया मैम, 2 लाख का हमें हो गया कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, सीधा सीधा फायदा हो गया कैपिटल गेन। अच्छा दूसरी बात, डब्बे की WDV कितनी हो जाएगी, WDV मैम हो जाएगी माइनस की 2 लाख। नलायक, WDV कभी भी माइनस में नहीं लिखते, याद रखना। अगर WDV नेगेटिव आ रही है तो उसको 0 मान लो, और जब WDV 0 हो गई तो उस पर डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली क्या हो गया, नील। क्लियर। तो मैंने यही चीज यहाँ पे लिखी थी कि जब आप डब्बे में से थोड़ी बॉडी एसेट बेच रहे हो और डब्बे की जो वैल्यू है, जो सेल कंसिडरेशन से कम है, मतलब कि सेल कंसिडरेशन इज मोर देन द डब्बे की वैल्यू, तो डब्बा अपने आप खत्म, क्योंकि डब्बे में ABC नाम की तो कोई एसेट नहीं होती। जब एसेट डब्बे में जाती है तो अपनी पर्सनैलिटी खो देती है, अब वो डब्बे की वैल्यू है। अब वो डब्बा अगर ज्यादा में बिच रहा है तो कैपिटल गेन निकल के आएगा, ना कि डेप्रिसिएशन। चलो आगे बढ़ो। डेप्रिसिएशन में जो हमारा डब्बा होता है WDV कभी भी उस ब्लॉक की नील नहीं हो सकती, नील हो सकती है पर नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन की। एडिशनल डेप्रिसिएशन सबको नहीं मिलता है, पहली बात। किसको मिलता है फिर, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, किसी भी चीज की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आपको एडिशनल डेप मिलेगा। अगर आप पावर सेक्टर की कंपनी हो तो आपको एडिशनल डेप मिलेगा। एडिशनल डेप एक फिक्स रेट से मिलता है, चाहे आप कोई सी भी एसेट्स पे लो, एडिशनल डेप मिलता है 20% से। और एडिशनल डेप आपका प्लांट एंड मशीनरी पे ही दिया जाता है, और लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, उस पे नहीं मिलता है। प्लांट एंड मशीनरी में भी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा। कोई प्लांट एंड मशीनरी अगर आप रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में यूज करते हो या फिर ऑफिस प्रीमाइसेस में यूज करते हो तो नहीं मिलेगा, फैक्ट्री में यूज करोगे तो ही मिलेगा।
शिप्स एंड एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलता है। प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच 100% डिडक्शन आपको ऑलरेडी किसी और सेक्शन में मिल चुकी है, तो अब आप उस पर यहाँ पे फर्दर डेप्रिसिएशन नहीं लोगे। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन पूरी जिंदगी भर नहीं मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ आपको 1 साल के लिए मिलता है, जिस साल आपने मशीनरी खरीदी हो, साथ ही साथ उसको पुट टू यूज किया हो। मैम एक बात सुनो, अगर हमने मशीन खरीदी लेकिन पुट टू यूज हमने 180 दिन से कम के लिए किया, तो मैंने कहा फिर आधा ले लो 10%, और 10% नेक्स्ट ईयर ले लो, लेकिन उसके बाद कभी भी नहीं ले पाओगे। क्लियर? अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन से पुनी एसएससी को मिलता है, जो कि डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो। अगर पावर सेक्टर कंपनी ने एसएलएम मेथड चूज कर लिया है तो उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर पावर सेक्टर कंपनी ने डब्ल्यूडीवी मेथड चूज किया है तो उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि हमें एक्चुअल कॉस्ट निकालनी पड़ती है मशीनरी की, कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। जैसे कि मान लो मशीन आपने खरीदी 10,000 रुपए में, उसको इंस्टॉल कराने का खर्चा दे दिया 2,000, तो टोटल में आपकी कॉस्ट ऑफ द मशीन कितनी पड़ गई? 12,000। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट्स में सारे के सारे खर्चे आप एड ऑन करोगे। अगर गवर्नमेंट से आपको कोई सब्सिडी मिल गई है तो आप उसे माइनस करके अपनी एक्चुअल कॉस्ट निकाल लेना। अच्छा, अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी है और उस मशीनरी के लिए आपने 10,000 से ज्यादा की पेमेंट करी है, कैश में करी है, अकाउंट पे ही, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकिंग सिस्टम से नहीं करी है, तो इस पर्टिकुलर मशीन की वैल्यू पे हम आपको डेप्रिसिएशन का खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। इस मशीन की वैल्यू आप एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। नेक्स्ट, अगर मान लो एसेट आपने साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस में ऑलरेडी यूज कर ली है, क्योंकि हम वहां पे 100% डेप्रिसिएशन आपको ऑलरेडी अलाउ कर देते हैं, 100% खर्चा अलाउ कर देते हैं, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हम निल मानेंगे। अगर आपने स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया है तो उस कैपिटल एसेट की वैल्यू कैसे निकालोगे? जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्जन। अगर एसेट्स आपको गिफ्ट, विल या इनहेरिटेंस में मिली हुई है तो प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट ले लेना। अगर एसएससी जानबूझ के हायर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा था तो उस एसेट्स की वैल्यू वो ली जाएगी जो कि एओ डिटरमाइन करेगा, असेसिंग ऑफिसर। मैम एसेट्स हमने रिक्वायर करी बेच के, मतलब हमारे पास एक मशीन थी, पहले हमने उसको 10,000 में बेच दिया, फिर हमने उसको मैम 15,000 में खरीद लिया, 15,000 में खरीद लिया, तो बेटा जो लोअर वैल्यू होगी दोनों में वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी, उसी पे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, मतलब कि 10,000। एसेट्स आपने परचेज करी और उसको लीज बैक कर दिया सेम पर्सन को, उस केस में डब्ल्यूडीवी ऑफ द प्रीवियस ऑनर ले ली जाएगी। बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर पर्पस नाउ ब्रॉट इनटू द बिजनेस, कोई बिल्डिंग थी जिसको आप अदर पर्पस में यूज कर रहे थे, अब बिजनेस में लेके आ रहे हो, तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जिस दिन आपने वो बिल्डिंग खरीदी उस दिन से आज तक की डेट तक का डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसी को आप कैलकुलेट मान के चलोगे एक्चुअल कॉस्ट। कोई एसेट्स फॉरेनर के द्वारा यूज की जा रही थी विदेश में और विदेश से वो लेके आ गया इंडिया में, तो जिस दिन उसने विदेश में एसेट्स खरीदी थी और जिस दिन वो इंडिया में लेके आ रहा है उसके बीच की लाइफ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो एज पर इंडियन रूल, एज पर इंडियन रूल, और उस डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो वैल्यू निकल के आएगी वही एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी और आगे से इस एक्चुअल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। सो ये कुछ बातें हैं, याद रखना, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अच्छा, अब हम करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ पावर यूनिट। इनके पास दो मेथड होते हैं, डब्ल्यूडीवी से भी ये ले सकते हैं, एसएलएम से भी। डब्ल्यूडीवी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर पावर जनरेटिंग यूनिट डब्ल्यूडीवी मेथड यूज कर रही होंगी तो उस टाइम पे इनको एडिशनल डेप भी मिल जाएगा, लेकिन अगर ये एसएलएम मेथड के थ्रू अपना डेप कैलकुलेट करेंगी तो इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एसएलएम की कहानी मेरी जवानी मैम बताएंगी आपके सामने। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देना। इफ द सेल प्राइस लेस देन डब्ल्यूडीवी, डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है एसएलएम मेथड में। अगर मशीनरी का सेल प्राइस डब्ल्यूडीवी से कम है, डब्ल्यूडीवी मान लो, डब्ल्यूडीवी मान लो क्या है, डब्ल्यूडीवी बची हुई है 90 रुपए और इस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट थी मान लो 100 रुपया और इसको अब आप सेल कर रहे हो 80 रुपए में, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रिसिएशन निकलेगा डब्ल्यूडीवी माइनस सेल प्राइस। तो डब्ल्यूडीवी कितना है 90, सेल प्राइस कितना है
सेल प्राइस 80, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया 10। इसको आप माइनस कर सकते हो अपने प्रॉफिट में से। इसको बोलते हैं टर्मिनल डेप। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन। चलो नेक्स्ट केस, अगर सेल प्राइस इज मोर देन WDV, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी टैक्सेबल। ये कह रहे हैं कि जो सेल प्राइस है वो WDV से ज्यादा है, मतलब सेम पहले वाला केस ले लो। एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी बेटा मैम 100 रुपए, WDV कितनी थी मैम 90 रुपीज, लेकिन मैं बोल रही हूं कि जो सेल प्राइस है दैट इज इक्वल टू 95 रुपीज। अब क्या करेंगे मैम, अब हम दो चीजें कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट 100 माइनस WDV 90, और सेल प्राइस कितना है 95 माइनस WDV कितना है 90, तो ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 5। इन दोनों में जो लेस होगा, इन दोनों में कम कितना है मैम 5। इसको हम क्या मानेंगे, इसको बेटा हम PGBP की इनकम मान लेंगे। इसमें आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं PGBP की लैंग्वेज में बैलेंसिंग चार्ज, और इसको PGBP की इनकम मान के टैक्स करा जाता है। याद रखना, क्यों? क्योंकि आप जो बेच रहे हो वो आप ज्यादा में बेच रहे हो, तो आपको फायदा हो रहा है ना, फायदा हो रहा है तो टैक्स दे के जाओ। इफ द सेल प्राइस इज मोर देन एक्चुअल कॉस्ट, अगर सेल प्राइस एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा है तो क्या होगा, फिर कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा इस वाले फॉर्मूला से। आओ मैं दिखा देती हूँ, एक एग्जांपल यहां पे भी है मेरे पास, केस देख लो यहां पे। एक्चुअल कॉस्ट है मशीन की 100 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। थर्ड ईयर में हम जा रहे हैं, थर्ड ईयर में हम मशीन को बेच रहे हैं, केस 1 72 रुपए में, केस 2 89 रुपीज में, केस 3 117 रुपए में। तो यहां पे जो मेरे पास WDV निकल के आई है वो है 80 रुपीज। अब फर्स्ट केस तो आप इजीली कर सकते हो, फर्स्ट केस में क्या निकल के आएगा, फर्स्ट केस में मैम डेप निकल के आ जाएगा। कैसे, WDV माइनस सेल प्राइस, तो 80 माइनस 72, ये क्या हो गया मैम, ये हो गया 8 रुपए का हमारा डेप्रिसिएशन। ये लिखा यहाँ पे हमने, ये हो गया 8 रुपए का हमारा डेप्रिसिएशन। क्लियर? यस। दूसरे केस में क्या हो रहा है, हमारी जो सेल वैल्यू है दैट इज 89 और WDV 80, तो इन दोनों में क्या हो रहा है 9 रुपीज का इनकम निकल के आ गया जो कि PGBP में टैक्सेबल होगी। थर्ड केस, हमारा जो सेल प्राइस है वो एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 100। अब सेल प्राइस जब एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा होगा तो फायदा कितने का निकल के आया 37 रुपए का। इस 37 रुपए में दो तरह की इनकम है, एक वो इनकम जो कि आपके कैपिटल गेन चैप्टर में टैक्सेबल होगी, एक वो इनकम जो कि आपके PGBP में टैक्सेबल होगी। तो कैपिटल गेन में कितनी होगी, कैपिटल गेन में होगी सेल कंसिडरेशन माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो कितनी हो गई 17। अब 37 माइनस 17 कर दोगे तो 20 रुपए, ये कहां पे टैक्सेबल हो जाएगी PGBP में। मैंने बेटा कुछ भी छोड़ना नहीं है, आ सकता है किस्मत खराब हो तो यही टॉपिक आ जाए पेपर में, तो आना चाहिए, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन को आप अपने प्रॉफिट में से माइनस करते हो। अगर इनकेस मान लो ये प्रॉफिट ना हो तो आप इस डेप्रिसिएशन का फायदा कैसे लोगे? तो गवर्नमेंट बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, इस डेप्रिसिएशन को हम आपको फॉरवर्ड करने का मौका दे देंगे और आप अनलिमिटेड पीरियड तक इसको फॉरवर्ड कर लो, हमें कोई दिक्कत है नहीं। इनकेस फ्यूचर में आपका बिजनेस बंद भी हो गया तब भी आप अदर इनकम से इसको माइनस कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी। तो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में ले जाओ, वो भी सफिशिएंट नहीं है, कैरी फॉरवर्ड कर लो, जितना मन उतना कैरी फॉरवर्ड करो, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आपको किसी भी इनकम से इसको सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी। अच्छा, अगर मान लो मैम बिजनेस बंद हो गया तो भी हम कर सकते हैं, क्या सेट ऑफ करो, कोई दिक्कत नहीं है अगर अदर प्रॉफिट है तो। मैम प्रायोरिटी टू सेट ऑफ कैसे रहेगी? प्रायोरिटी टू सेट ऑफ देखो, अब पिछले साल 100 रुपए का डेप्रिसिएशन था जो कि आप पिछले साल अलाउ नहीं करवा पाए, आप कैरी फॉरवर्ड करके इस साल आ गए। इस साल में आपके पास सबसे पहले 200 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन सबसे पहले आप माइनस करोगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। आप क्या माइनस करोगे मैम? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अगर पिछले साल से कोई ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस आया हुआ है तो उसको माइनस करो,
उसके बाद आप माइनस करो कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ तो अनलिमिटेड है ना, इस साल भी इसको मौका नहीं मिला तो अगले साल लेके जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो ये प्रायोरिटी याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करो, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्पेसिफिक इंटेंजिबल एसेट्स। देख बेटा, एक बात बोलूंगी, शिद्दत से पढ़ाती हूँ ना तो शिद्दत से आंसर चाहिए। मेहनत मेरी है ना बेटा, लेकिन कल्याण आपका सिर्फ तभी होगा जब आप भी उस पर अपना इनपुट जाहिर करोगे। और इनपुट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मुझे आपसे चाहिए कि बेटा टाइम स्टैंप लगा के क्वेश्चंस के आंसर दे देना, ताकि बाकी बच्चे भी आपके आंसर को वाह वाह करें और आपके आंसर से अपने आंसर को मैच कर लें। और नहीं ये काम किया ना तो दिल तोड़ दोगे आप मेरा, फिर मेरा इंतकाम देखोगे आप। और दिल अगर टूटता है तो आपको पता है बेटा वो चकनाचूर होता है और फिर इंतकाम आता है। चलो आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दो। मैम 25% रेट होता है, अभी अभी पढ़ा था। नेक्स्ट, इफ एसेट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो क्या होगा? मैम डेप्रिसिएशन जो होता है फिर वो हाफ रेट से अलाउ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आर अलाउ टू डेप्रिसिएट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मैम इनके पास ना ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे हमें वर्ड दिख रहा है ऑप्शन, आइदर दे कैन यूज एसेट पे डेप्रिसिएशन एज अ ब्लॉक, और ये क्या कर सकते हैं मैम, ये चाहे तो उस पर SLM यूज कर सकते हैं। इनके पास ऑप्शन है, सारे पढ़ लो। ब्लॉक ऑफ द एसेट, ईच एसेट सेपरेटली अनलेस द SSC ऑप्ट्स फॉर ब्लॉक ऑफ द एसेट सिस्टम, आइदर ऑन ब्लॉक एसेट्स और ईच एसेट सेपरेटली। ईच एसेट सेपरेटली मतलब SLM, so this one is the appropriate. Next, additional depreciation is at the rate of, additional depreciation का रेट कितना रहता है? कमेंट में बेटा आंसर कर देना। चलो मेरे अर्जुन, क्या हाल चाल है तुम्हारे अर्जुन? क्या तुम अभी जीवित हो अर्जुन? या अर्जुन तुम्हारा मन भर चुका है पढ़ पढ़ के और तुम्हें व्हाट्सएप की चिंता सता रही है अर्जुन? अगर व्हाट्सएप की चिंता सता रही है तो याद करो वो पल जब महाभारत हो रही थी। अगर अर्जुन ऐसे ही हार मान लेते तो महाभारत का युद्ध न जीत पाते। तो अर्जुन आप भी उस महाभारत का हिस्सा हो, लेकिन याद रखना ये महाभारत आप ही के अंदर चल रही है और इस महाभारत को सिर्फ आप ही जीत सकते हो अपने अंदर से लड़के, और कोई नहीं है जो आपकी महाभारत को समझ सके। तो आपको डटे रहना है, बने रहना है, मजबूत रहना है और अपनी महाभारत का मुकाबला खुद से ही लड़ना है। आपके केस में बस मैं हूं जो आपको शिक्षा दे सकती हूँ, जो आपको ज्ञान दे सकती हूँ। मेरे जैसे अदर टीचर्स होंगे जिनसे आप पढ़ रहे होंगे, तो बस हम ही एकमात्र सहारा है। बाकी किसी से उम्मीद मत करना बेटा, और चुपचाप से बुक खोल के पढ़ने लग जाना। रोना आ रहा होगा आई नो, लेकिन फिर भी पढ़ो। साइंटिफिक रिसर्च, अब हम दूसरे एसेट्स पे बढ़ चुके हैं। डेप्रिसिएशन भी हो गया, अब इजी है, अब खत्म है ये चैप्टर। साइंटिफिक एसेट सेक्शन नंबर 35। अगर आप कोई रिसर्च का काम कर रहे हो तो रिसर्च का काम दो तरीकों से हो सकता है आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हो सकता है रिसर्च आप आउटसाइड कोई और कर रहा है तो उसको डोनेशन दे रहे हो। तो दोनों ही केसेस में सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। पहले मैंने सही बोला है, लेकिन पहले मैं वो केस कराऊंगी जिसमें आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हो। अगर आउटसाइड कोई रिसर्च कर रहा है आप उसको डोनेशन दे रहे हो, वो केस अपन बाद में करेंगे। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर रिसर्च इन हाउस हो रही है और जो रिसर्च हो रही है वो आपने बिजनेस शुरू होने से पहले करना शुरू कर दिया है, तो आपने खर्चे बियर करे होंगे। यस, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा किया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड के ऊपर अगर आपने पिछले 3 सालों में कोई खर्चा किया है तो हम तुम्हें कोई डिडक्शन नहीं देंगे, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। अगर अदर एसेट्स पे खर्चा किया है कैपिटल नेचर का 100% डिडक्शन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर करे हैं 3 साल पहले से कर रहे हो बिजनेस शुरू होने के, तो सिर्फ और सिर्फ सैलरी एंड रॉ मटेरियल का खर्चे की 100% डिडक्शन मिलेगी, बाकी के खर्चे की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन आप एक डिफरेंट पर्सन थे जिसने बिजनेस शुरू होने से पहले कोई रिसर्च नहीं करी या फिर करी थी तो खर्चा उस तरीके से अलाउ कर लिया। अब आप उन खर्चे की बात कर रहे हो जो खर्चे आपने ड्यूरिंग द बिजनेस करे हैं रिसर्च पे, साइंटिफिक रिसर्च पे। तो अगर ये खर्चे कैपिटल नेचर के हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ लैंड पे आपको कोई डिडक्शन नहीं देंगे, अदर एसेट्स पे 100%। लेकिन अगर रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं तो आप दिक्कत मत करो, हम आपको पूरी की पूरी 100% डिडक्शन अलाउ कर देंगे।
अब बात आती है कि जो आपने रिसर्च करी है वो आपने खुद नहीं करी, बल्कि अदर कोई थर्ड पार्टी रिसर्च कर रही थी और आपने उसको कंट्रीब्यूट किया है, तो जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है उस खर्चे का क्या होगा? अगर वो कंट्रीब्यूशन आपने किसी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को, इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को दिया है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया है, तो 100% डिडक्शन मिल जाएगी। सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दिया है, 100% डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने कंट्रीब्यूशन आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को दिया है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया है, 100% डिडक्शन। अगर आपने अप्रूव्ड इंडियन कंपनीज को दिया है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंगेज्ड है, तो उस केस में भी साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर? यस। अब एक बात जो याद रखनी है वो ये है, अगर मान लो जिस टाइम पे आप डोनेशन दे रहे थे, जिस टाइम पे आप कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, उस टाइम पे ये इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड थे, अप्रूव्ड थे, आपने डोनेशन दे दी और डोनेशन देने के बाद लॉ ने इनको अनअप्रूव्ड घोषित कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब डोनेशन दे रहे थे उस टाइम पे ये अप्रूव्ड थे, दैट मीन्स बाद में अगर इनकी अप्रूवल डिसअलाउ कर दी जाती है, विड्रॉ कर दी जाती है, स्टिल बेटा आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बीइंग आरसीसी यू कैन टेक डिडक्शन। नेक्स्ट, जिन एसेट्स पे आप 100% डिडक्शन इस सेक्शन में ले चुके हो, उन पे अब आप डेप्रिसिएशन नहीं लोगे। जैसे लैंड पे आपने डिडक्शन ले ली, तो अब क्या करोगे, वापस से बेटा उस पे डेप मत लेने लग जाना। इफ लैंड एंड बिल्डिंग आपने परचेज करी थी थ्रू अ कंपोजिट अग्रीमेंट देन कॉस्ट, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग आपने दोनों एक साथ परचेज करी, मान लो 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ की, तो लैंड पे तो कोई डैप नहीं मिलता है, सॉरी कोई डिडक्शन नहीं मिलती, बिल्डिंग पे मिलती है, तो बिल्डिंग भर का अमाउंट जो प्रोपोर्शनेट कर लेना उस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर मैम साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे को हम प्रॉफिट में से माइनस ना कर पाए, हमारा प्रॉफिट अनसफिशिएंट हो, तो मैंने कहा सेम डेप्रिसिएशन की तरह इसको भी अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। चलो अब आते हैं हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं? बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किए गए खर्चे, या फिर बिजनेस स्टार्ट हो गया है और बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए किए गए खर्चे प्रीलिमिनरी खर्चे कहलाते हैं। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना, मार्केट का सर्वे करना, इंजीनियरिंग की सर्विस लेना, एमओए एओए को ड्राफ्ट करना, लीगल फीस वगैरह पे करना, पब्लिक इशू शेयर्स को इशू करते टाइम के खर्चे, अदर एक्सपेंसेस जो कि सीबीडीटी नोटिफाई करती है वो। तो इन सभी खर्चों की डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है? कीवर्ड क्या है? एक रेजिडेंट एसएसी को मिलती है। ये रेजिडेंट कंपनी भी हो सकती है, नॉन कंपनी भी हो सकती है। चलो कैसे मिलेगी मैम? अगर कोई कंपनी इस खर्चे की डिडक्शन लेना चाह रही है, कोई इंडियन कंपनी डिडक्शन लेना चाह रही है, तो कैसे मिलेगी? आपने एक्चुअल में खर्चा कितना किया? मान लो 10 लाख। कितना किया? 10 लाख। साथ की साथ आप ये देखो आपकी सीओपी कितनी है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है मान लो मैम 8 लाख। आपकी सी कितनी है, मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई मैम हमारी 10 लाख। सो कंपनी के केस में इन दोनों में जो हायर होगा उसका आपको 5% लेना है। तो इन दोनों में हायर कौन है मैम? 10 लाख। तो 10 लाख का 5% करोगे तो कितना आ जाएगा मैम? 50,000। कितना आ गया? 50,000। कितना आ गया बेटा? 50,000। एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी आपने इनकर्ड किए हैं और 5% ऑफ द विच एवर इज हायर, जो भी आपका बेटा लोएस्ट होगा, जो भी आपका मिनिमम होगा, उसकी आप डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन इस अमाउंट की डिडक्शन आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लोगे। क्लियर? अच्छा, अगर आप कोई अदर रेजिडेंट हो तो फिर आप एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही लोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का ऑप्शन आपके पास नहीं है। विच एवर इज लोअर को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कर लेना और हर एक इंस्टॉलमेंट को आप एवरी ईयर अपने प्रॉफिट में से माइनस करा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैम ये सीओई क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर, सब कुछ इसमें एड ऑन कर लो। रिजर्व एंड सरप्लस इसमें एड ऑन होंगे नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें एड ऑन होगा नहीं। मैम ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है बेटा? एसेट्स की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब एसेट्स की कॉस्ट। प्रोजेक्ट में आया, प्रोजेक्ट में आपने जो भी कॉस्ट लगाई हो। एग्जाम्पल करेंगे इसका। एग्जाम्पल से पहले ये पढ़ लो।
यहाँ पे जो डिडक्शन आपको मिलेगी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी। सीओपी का मतलब होता है मैम जो भी आपने पैसा फिक्स्ड एसेट्स में इंस्टॉल किया हो। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शेयर कैपिटल, डिबेंचर, शेयर कैपिटल में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आएगा। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस और सिक्योरिटी प्रीमियम हम कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूं, उस क्वेश्चन को सभी मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व करो। अब मेरे प्यारे हो, दुलारे हो, राजे हो, अर्जुन हो, जो भी हो, सॉल्व करो। इस क्वेश्चन की विजिबिलिटी थोड़ी कम होगी तो मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे करा लेती हूँ, उसके बाद वो, ये बहुत इजी है, वो भी बहुत इजी है। XYZ लिमिटेड कंपनी इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 16 लाख, मतलब एक्चुअल में कितना खर्चा इनकर्ड किया है? 16 लाख। आगे देखो, आप भी करो साथ साथ। सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग रुपीज 100 लाख, जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लगाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वो कितनी है बेटा? 100 लाख। ओ माय गॉड, ये कंपनी का केस है, याद रखना। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, मैम कंपनी का केस है ना, तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिए होगी, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा गिवन नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, तो आप नील मान सकते हो। यस मैम, हमको इन दोनों में कौन सी लेनी होती है? विच एवर इज हायर। कौन सी हायर है मैम? 100 लाख। 100 लाख, 2 4 6, 100 लाख का हम कितना ले लेंगे मैम? 5%, तो कितना आ जाएगा? ये आ गया मैम 5 लाख। तो इन दोनों में हम क्या लेंगे? अब इन दोनों में हम लेते हैं विच एवर इज लोअर। लोअर क्या है? लोअर इज 5 लाख। इसको हम क्या करेंगे मैम? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करेंगे। कितना आ गया? 1 लाख। तो 1 लाख आप एवरी ईयर माइनस कर सकते हो। चलो अब करो ये क्वेश्चन, मैं पढ़ा देती हूँ, होमवर्क में आप सॉल्व करोगे, बहुत ईजी है। पिल्ली जर्डाइन लिमिटेड एक कंपनी है और उस कंपनी के बारे में आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या दिया हुआ है? प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, लीगल, मतलब ये खर्चे आपने एक्चुअल में इनकर्ड कर दिए, तो एक्चुअल खर्चे आपको दे दिए 11 लाख के। फिर आपको दिया कि जो कंपनी है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों में हायर क्या है? 30 लाख और 40 लाख में मैम 40 लाख। तो 40 लाख का आप क्या करोगे? 5%। कितना आ जाएगा? 40 लाख का 5% कर लेना, 2 लाख। यस मैम, तो विच एवर इज लोअर, तो कितना ला होगा मैम? 2 लाख। 2 लाख को क्या करोगे? 5 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास एवरी ईयर का आपको पता लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है स्पेसिफाइड बिजनेस, बहुत आपको सताता है पर बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में मुझे। 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस का केस है। कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस अगर आप कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस आप कर रहे हो जिनको यहाँ पे लिखा गया है, उन बिजनेस में बेटा आपके मौजा ही मौजा है, 100% की डिडक्शन आपको मिल जाती है। सॉरी, हर बिजनेस में नहीं मिलती, कुछ ही स्पेसिफाइड बिजनेस में मिलती है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार ये स्पेसिफाइड बिजनेस क्या है। वो तो ठीक है मैम कि जितने भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करे होंगे, अगर एसएससी चाहे तो 100% डिडक्शन एक ही बार ले ले। मैम एसएससी क्यों चाहेगा? वो तो लेगा ही लेगा। मैंने कहा बेटा अगर वो ये लेगा ना तो बाकी कोई डिडक्शन उसे नहीं मिलेगी। अब वो सोचेगा कि मेरा फायदा किस में है, 100% लेने में फायदा है, 100% ले लो, 100% नहीं लेनी तो बाकी की डिडक्शन ले लो। देखो यहाँ पे कौन कौन से बिजनेस के लिए डिडक्शन है। अगर आप कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस कर रहे हो, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का बिजनेस कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में लगे हुए हो, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछा रहे हो पेट्रोल वगैरह की मूवमेंट्स के लिए, या फिर आप 2 स्टार और अब कैटेगरी का होटल खोल रहे हो, हॉस्पिटल खोल रहे हो जिसमें जो पेशेंट बेड की कैपेसिटी है वो मिनिमम 100 तो है एटलीस्ट, आप कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, स्लम डेवलपमेंट स्कीम के तहत, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत आप बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स इन इंडिया के प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में लगे हो, आप इनलैंड कंटेनर डिपोट वगैरह बना रहे हो, बी कीपिंग का काम कर रहे हो, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर, शुगर के लिए कोल्ड वेयर हाउसिंग का काम कर रहे हो, या फिर आप स्लरी पाइपलाइन बिछा रहे हो आप, या फिर सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो, या फिर कोई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी शुरू कर रहे हो। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मतलब क्या है मैम? देख लो,
कोई रोड हो गया, हाईवे प्रोजेक्ट हो गया, वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट का काम हो गया, इरिगेशन प्रोजेक्ट का काम हो गया, कोई पोर्ट बना रहे हो, एयरपोर्ट बना रहे हो, इनलैंड वाटर, इनलैंड पोर्ट बना रहे हो, नेविगेशनल चैनल सी में बिछा रहे हो, अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर पुराने बताए गए बिजनेसेस शुरू कर रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप चाहो तो 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन एक बार में ले सकते हो। प्रेम से बोलो वाह वाह। कंडीशन एंड नोट्स, लेकिन कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। याद रखना बेटा, ये कोई न्यू बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पुराना ही बिजनेस तोड़ मरोड़ के बना दिया। प्लांट एंड मशीनरी न्यू होने चाहिए, लेकिन एक बात हम आपको छूट दे देंगे कि अगर टोटल प्लांट एंड मशीनरी मान लो आपके 10 लाख के हैं, तो इसमें अप टू 2 लाख रुपीज तक के आप ओल्ड लेके आ सकते हो। मतलब टोटल प्लांट एंड मशीनरी का 20% आप ओल्ड सेकेंड हैंड ले सकते हो। अच्छा, इंपोर्टेड ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी आप लेके आ रहे हो, मतलब विदेशों से, तो आप लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यहां पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा अगर आपने 35 AD ले लिया है। तो स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर लॉस है तो आप उसको जितने मर्जी सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर कोई एसेट जिसके अंदर आपको 35 AD में 100% की डिडक्शन मिल गई है, आप उसको बाद में बेचोगे, तो जितने रुपए में बेचोगे पूरा का पूरा सेल प्राइस PGBP चैप्टर में इनकम बना दिया जाएगा। अगर आपको लॉस हो रहा है स्पेसिफाइड बिजनेस से, उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से। याद रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का क्या मतलब है, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, अगर आप क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछाने का बिजनेस कर रहे हो, तो याद रखना कि इंडियन कंपनी के द्वारा आपको अप्रूवल मिला हो, या फिर कोई बोर्ड आपसे ये काम करा रहा हो, कोई नोटिफाइड बोर्ड के थ्रू आप ये पाइपलाइन बिछाने का बिजनेस कर रहे हो, तभी हम आपको फायदा देंगे 35 AD का। और सुनो, 35 AD में जो भी एसेट है जिसका आप 100% डिडक्शन ले रहे हो, इस एसेट्स पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करोगे। दूसरी बात, अगर आप इस एसेट्स को सेल कर देते हो आफ्टर दी 8 ईयर, तो जितने रुपए में आप सेल करोगे वो आपकी PGBP की इनकम बन जाएगी। लेकिन अगर आप विद इन 8 ईयर सेल करोगे तो दिक्कत है। विद इन अगर 8 ईयर सेल करोगे तो दिक्कत है। मैंने एक चीज आई थिंक यहाँ पे गलत लिख दी। हाँ, यहाँ पे आफ्टर अगर 8 ईयर सेल कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, जब आप 8 ईयर से पहले सेल करें। और एक चीज और, ये वाली फिर से सुन लो, अगर आप यहाँ पे PGBP की एसेट जिसपे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो, मैं फिर से बता रही हूँ ये टॉपिक, हो सकता है मैंने गलत ना बोल दिया हो। डेप्रिसिएशन अगर आप 100% क्लेम कर चुके हो, ठीक है, 100%, और अगर उस एसेट को आप सेल कर रहे हो, तो जितने में बेचोगे वो आपकी PGBP की इनकम आएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। लेकिन अब फिर से एक केस आता है कि अगर, इसको मैंने पूरे चार्ट से समझाया कि अगर मान लो आपके पास कोई स्पेसिफाइड बिजनेस था, उस स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई एसेट थी, उस एसेट्स पे आपने 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। अब उसको आप अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। एक स्पेसिफाइड बिजनेस से दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस में कभी भी चले जाओ, ईयर की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको कोई अलग ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। और या फिर आप उस एसेट्स को सेल कर रहे हो, तो जितना भी आप सेल कर रहे हो उसको आप सेल प्राइस को PGBP की इनकम दिखाओगे। अगर आप उस एसेट्स को नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हो विद इन 8 ईयर या फिर आफ्टर 8 ईयर, ठीक है, सेल चाहे कभी भी करो बेटा, जितने में बेचोगे उतना आपको PGBP भरेगा, चाहे 8 साल से पहले चाहे 8 साल के बाद। लेकिन अगर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो स्पेसिफाइड बिजनेस में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप उस एसेट्स को अनदर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में भेज रहे हो और 8 साल बाद भेज रहे हो, तो हमने तो 8 साल की लिमिट लगाई थी ना, वो आपने पूरी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपके ऊपर कोई लोन नहीं लगाएंगे, PGBP नहीं लगेगा और एक्चुअल कॉस्ट भी निल मानी जाएगी, आप कर लो ट्रांसफर। अच्छा, लेकिन विद इन 8 ईयर कर रहे हो ना, तो दिक्कत है। अब आपकी PGBP की इनकम कैलकुलेट करी होगी,
जितना भी आपने 35 AD में डिडक्शन लिया था, मान लो 10 लाख की एसेट्स थी तो आपने 10 लाख रुपए का डिडक्शन ले लिया होगा, तो इस 10 लाख रुपए की वैल्यू पे से डेप्रिसिएशन माइनस करा दो। अगर आपने 35 AD क्लेम नहीं किया होता आज से 3 साल पहले, तो डेप्रिसिएशन तो माइनस किया होता ना 3 साल का, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी हम उसको PGBP में टैक्स करेंगे एज अ इनकम। फिर मैम एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी इस एसेट की? सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख, इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन यही वाला, तो कॉस्ट ऑफ एसेट आ जाएगी। आ जाओ 35 AD से बाहर निकलते हैं, 36 की ओर बढ़ते हैं, जहां पे हम बात करेंगे कुछ सर्टेन डिडक्शंस की जो कि आपको लेनी ही लेनी है, कुछ और डिडक्शंस। बढ़िया। सबसे पहले अगर आप स्टॉक इन ट्रेड में इंश्योरेंस ले चुके हो, जनरली होता है ना, जैसे गाड़ियों का शोरूम है, आप गाड़ी तो बहुत महंगी महंगी होती है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, तो जनरली गाड़ियों के शोरूम वाले क्या करते हैं, अपने स्टॉक पे अपनी गाड़ियों पे इंश्योरेंस ले लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए, तो उस इंश्योरेंस पे अगर आप कोई प्रीमियम भर रहे हो तो वो डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा। एम्प्लॉय के लिए आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो वो भी आपको प्रीमियम अलाउ हो जाएगा। अच्छा, बोनस कमीशन अगर आप एम्प्लॉय को पे कर रहे हो तो वो भी आपको अलाउ हो जाएगा, सब्जेक्ट टू 80-40-43B, मतलब कि जब आप एक्चुअल में पे करोगे ना उसी ईयर में आपको अलाउ होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप पे कर रहे हो, तो अगर आपका पर्सनल लोन है तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, लेकिन अगर वो लोन आपने बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस के लिए ले रखा है, अगर आपने शेड्यूल बैंक से ले रखा है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से ले रखा है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से लिखा है, NBFC से ले रखा है, तो बेटा आपको अलाउ हो जाएगा सब्जेक्ट टू 43B, मतलब जब आप एक्चुअल में इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे ना तभी आपको ये डिडक्शन अलाउ होगी। अगर किसी अदर जगह से ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड आपको अलाउ हो जाएगा, जैसे कि 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए में आप इश्यू कर रहे हो तो 20 रुपए का आप लॉस खा रहे हो, तो ये 20 रुपए आपको अलाउ हो जाएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हो रहा है एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर SPF में, RPF, ASF, एग अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड में अगर मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो एम्प्लॉयर को अलाउड हो जाएगा ये खर्चा, सब्जेक्ट टू 43B, मतलब जब एम्प्लॉयर सच में इस प्रीमियम की पेमेंट करेगा एक्चुअल में तभी अलाउ होगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, अगर एम्प्लॉयर URPF, अनरिकॉग्नाइज्ड फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड अनअप्रूव्ड में दे रहे हो ना तो तुम्हें घंटा कुछ अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम में अगर एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो अलाउ हो जाएगा। कितना अलाउ होगा? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय विच एवर इज लोअर, इतना अलाउ होगा। नेक्स्ट, बैड डेट्स के केस सुन लो, अगर आपको बैड डेट्स हो रही है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। अब आपने प्रोविजन बनाया, सोच रहे हो शायद मेरे बैड डेट्स डूब सकते हैं, डूब जाएंगे, डूबे तो नहीं है ना, तो प्रोविजन तो आप कितना भी बना सकते हो, प्रोविजन अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो एक्चुअल में बैड डेट्स हो रहा है रिलेटेड टू सेल या फिर रिलेटेड टू लोन, इन केस जिसका काम लोन देना है, तो उस केस में जितना भी आपका बैड डेट्स हुआ है आपको वो अलाउ हो जाएगा। मैम बाद में अगर मान लो हमें बैड डेट्स की रिकवरी हो गई है, तो अगर रिकवरी हो गई है तो बेटा जितने की रिकवरी हुई है वो फिर आपको इनकम बना के टैक्स भरना पड़ेगा। अब एक बात और सुनो, बैड डेट्स अगर आपने क्लेम कर लिए हैं एज अ डिडक्शन तो अब उसको बुक से राइट ऑफ करो, खत्म करो। मैम मेरे 100 रुपए लेके मेरा एक कस्टमर भाग गया, मैंने इसकी डिडक्शन ले ली, क्या मैं इसको प्रूफ करूं? प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लूप होल है बेटा अच्छा खासा, यहां से आप अपने क्लाइंट के पैसे बचवा सकते हो। बैड डेट्स की रिकवरी हो गई बाद में तो उसको इनकम मान के उसके ऊपर टैक्स भर देना। चलो आ जाओ आगे। एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, मतलब बीइंग अ कंपनी, ये सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ होगा? कंपनी पे। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग पे खर्चा कर रही है तो उसको 100% डिडक्शन मिल जाएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की।
कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी। अगर कंपनी कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कोई कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर भर रही है तो उस टैक्सेस का भी इसको डिडक्शन मिल जाएगा। अब हम आएंगे जनरल डिडक्शन में, मतलब ऐसी कोई डिडक्शन जो कि हमने अभी तक किसी सेक्शन में नहीं दिखाई, लेकिन आप कुछ कंडीशंस अगर पूरी कर दोगे तो हम आपको इस सेक्शन के माध्यम से डिडक्शन ऑफर कर देंगे। अब आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, वो कंडीशंस क्या है? आओ, सबसे पहली बात, उसकी डिडक्शन अभी तक किसी सेक्शन में नहीं मिली है टिल 36। यस, वो खर्चा आपने पूरी तरह से अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए किया हो, वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, वो खर्चा लीगल होना चाहिए। नेक्स्ट, CSR के खर्चे पे बेटा नहीं मिलती डिडक्शन। अच्छा, अगर मान लो आपने एडवर्टीजमेंट करा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहे हो तो उसका खर्चा मिल जाएगा। आप कोई पूजा पाठ करा रहे हो, डिडक्शन मिल जाएगी। सीए ने बेटा अपने CPERs कंडक्ट पूरे करने के लिए कोई खर्चा किया, जैसे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो हमारे इंस्टीट्यूट के साइड से कुछ CPR होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं, कि कोई यार 1 घंटे का 1000 रुपये का होता है, कोई 800 रुपये का होता है, कोई 2000 का, कोई 3000 का, कोई फ्री भी होता है। तो अगर आप उन CPR पे जो भी पेमेंट कर रहे हो उसका खर्चा आप एज एक्सपेंसेस अपने प्रॉफिट से माइनस कर सकते हो, अपनी फर्म के प्रॉफिट से। डिविडेंड का खर्चा अलाउ नहीं होता है। अच्छा, कोई टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टीज अदर देन इनकम टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टीज, तो वो आप यहाँ से माइनस करा सकते हो। अगर आपने कोई ब्रीच ऑफ लॉ किया, मतलब किसी कानून का उल्लंघन किया है, तो उसकी पेनल्टी आपको अलाउ नहीं होगी। लेकिन आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, सपोज आपने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैम मैं आपके लिए 1000 पैकेट ऑफ चिप्स बना के भेजूंगा, और आपने बाद में ये काम करने से मना कर दिया, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसमें मैंने आपके ऊपर 20 लाख रुपए की फाइन लगा दी, तो उसकी आप डिडक्शन ले सकते हो। लॉ के उल्लंघन पे नहीं मिलेगा। मेरे साथ अगर या किसी पार्टी के साथ उल्लंघन कर रहे हो तो उसका खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। फ्रीवीज वगैरह अगर दी जा रही है तो बेटा वो डिसअलाउ कर दी जाती हैं। कोई इलीगल खर्चा है, फ्रीवी कोई गिफ्ट वगैरह दे रहे हो, आप अपने क्लाइंट को झांसे में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो खर्चे डिसअलाउ है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने इनकम टैक्स को पे करने के लिए कोई लोन लिया है तो उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। प्रीमियम पे किया जा रहा है कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द पार्टनर, वो भी आपको अलाउ हो जाएगा। चलो, अब तक हमारे चैप्टर का एक मेजर पड़ाव पार हो चुका है, समझ रहे हो आप, एक मेजर पड़ाव पार हो चुका है। अब हम इस चैप्टर के दूसरे पड़ाव पे जा रहे हैं। अगर आप ध्यान दो तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि कौन कौन से खर्चे आपको अलाउ होंगे। 30 में, 30 बिल्डिंग में, फर्नीचर में, फिर डेप्रिसिएशन के लिए पढ़ा, फिर उसके बाद जनरल डिडक्शन, सर्टेन डिडक्शन। तो अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा खर्चा आप अलाउ कराओगे, आपको अलाउ करा लेना चाहिए। सरकार दिल खोल के आपके ऊपर मोहब्बत बरसा देना तू कि सावन आया है, तो सरकार दिल खोल के आपके ऊपर मोहब्बत बरसा रही है कि जाओ जाके आराम से ये खर्चे माइनस कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है बात। लेकिन अब सरकार तुम्हारा गला घोंट रही है, अब सरकार तुम्हारी गर्दन पकड़ रही है और कह रही है बहुत बरसाई मोहब्बत, अब सूखा पड़ने वाला है। अब हम उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि जहां पे हम ये बोलेंगे कि ये खर्चे डिसअलाउ, ये खर्चा डिसअलाउ, वो खर्चा डिसअलाउ। आ जाओ, आया मजा? यस मैम। तो चलो अब हम स्पेसिफिकली वो चीजें पढ़ेंगे जो कि डिसअलाउ की जाएंगी, डिडक्टेबल नहीं है। सेक्शन 40 की सीरीज चलेगी। अब अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो नॉन रेजिडेंट को, कोई भी पेमेंट अदर देन सैलरी, बेसिकली पेमेंट अदर देन सैलरी की मैं बात कर रही हूँ, किसको करी? नॉन रेजिडेंट को। तो जब आप एक नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस पर TDS काट लो और उस TDS को टाइम रहते सरकार के पास भेज दो। आप दुकानदार, आप कंपनी, आप SSC निकले न्यायती ढीठ, आपने TDS काटा नहीं और अगर काट लिया तो सरकार को भेजा नहीं, तो उस केस में आपको बेटा डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी।
तो आपको बेटा उस साल कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। मैम एक बात बताओ, मैंने कहा पूछो मैम, इन फ्यूचर बाद में टीडीएस काट के सरकार को भेज दे एसएससी, तो मैंने कहा ठीक है, तो डिडक्शन ले लेना। तो डिडक्शन ले लेना, जैसे कि मान लो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी थी नॉन रेजिडेंट को 1,00,000 रुपए, इस पे टीडीएस कितना कटना था 10,000 रुपए, आपने टीडीएस काटा नहीं, तो ये और टीडीएस काटा नहीं, सरकार को ड्यू डेट की रिटर्न फाइलिंग तक इस टीडीएस की पेमेंट करी नहीं, तो ये जो 1,00,000 रुपए हैं आपको डिसअलाउ हो जाएंगे। इन फ्यूचर बाद में आप 10,000 रुपए सरकार को भेज देते हो, तो जिस ईयर भेजोगे उस ईयर से 1,00,000 की डिडक्शन ले लेना। अगर कोई पेमेंट अदर देन सैलरी आप किसी रेजिडेंट को कर रहे हो, और सेम वही चीज कि या तो आपने टीडीएस काटा नहीं, अगर काट लिया है तो सरकार को दिया नहीं, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ 30% खर्चा ही हम आपका डिसअलाउ करेंगे, और जब आप अपना ये टीडीएस सरकार को दोगे तो वो 30% भी अलाउ कर दिया जाएगा। तो यही लिखा है कि इन सब्सिक्वेंट ईयर अगर आप टीडीएस सरकार को पे कर देते हो तो जो आपकी डिडक्शन डिसअलाउ करी गई थी वो आपको वापस से अलाउ कर दी जाएगी। नेक्स्ट केस, अगर मान लो, ध्यान देना, जो एसएससी था हमारा ये पेमेंट कर रहा था रेजिडेंट को या फिर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा था, ये जो पेमेंट कर रहा था 1,00,000 रुपए की, इस पागल ने तो टीडीएस नहीं काटा और पेमेंट कर दिया, लेकिन ये निकले निहायती समझदार, इन्होंने कहा कि ठीक है क्यों दिल दुखाना सरकार का, तो इन्होंने क्या किया, खुद से बेटा इस इनकम पे टैक्स सरकार को भर दिया। तो सरकार कह रही है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एसएससी आप फॉर्म 26A हमें दे दो और हमें ये पता लग जाएगा कि उस इनकम पे आपके जो कस्टमर्स थे वो टैक्स भर चुके हैं, तो हम इस 1,00,000 रुपए की डिडक्शन आपको ऑफर कर देंगे। नेक्स्ट, अब बात आती है सैलरी की। अगर सैलरी दी जा रही है आउटसाइड इंडिया या फिर किसी नॉन रेजिडेंट को, और उसके उस सैलरी पे आपने या तो टीडीएस नहीं काटा या फिर आपने टीडीएस काटा लेकिन सरकार को नहीं दिया, तो याद रखना बेटा, याद रखना, टीडीएस अगर आपने सरकार को डिपॉजिट नहीं दिया तो जो 1,00,000 रुपए की सैलरी थी वो पूरी की पूरी डिसअलाउ, और इन फ्यूचर अगर आप वो टीडीएस सरकार को दे भी देते हो तो फ्यूचर में भी हम आपको सैलरी का डिडक्शन नहीं देंगे, लाइक प्रीवियस सेक्शन नहीं देंगे। नॉन मॉनेटरी पर्क की बात की जा रही है, इसको ध्यान से सुनो। ये एम्प्लॉयर ये अपने एम्प्लॉय को पे करता है, एम्प्लॉय को पे करता है नॉन मॉनेटरी पर्क्स। तो ये जो नॉन मॉनेटरी पर्क्स होते हैं, चाहे घर दे दिया, चाहे लैपटॉप दे दिया, चाहे कुछ भी दे दिया, ये इसकी इनकम का हिस्सा होते हैं। ये इनकम आइदर एग्जेम्प्ट हो जाती है या हो सकता है किसी किसी केस में इसको टैक्स भरना पड़ जाता हो। लेकिन ये एम्प्लॉय निकला खतरनाक, ये निकला बहुत दयावान। इसने कहा कि ये जो मैं पर्क दे रहा हूं, ये पर्क कितने की है, 1,00,000 मान लो, 1,00,000, इस पे टैक्स बन रहा था फॉर एन एग्जाम्पल 5,000। ये कह रहा है कि यार मैं ना बहुत अच्छा एम्प्लॉयर हूं, मैंने अपने एम्प्लॉय का टैक्स खुद ही भर दिया है, तो क्या मैं इस खर्चे की डिडक्शन ले लूं? गवर्नमेंट कहती है ना रे ना रे ना 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 ना। अगर कोई खर्चा आपके एम्प्लॉय को पे करना था, आपने पे कर दिया ऑन इन द केस ऑफ नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, तो हम आपको उसकी डिडक्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तो उसके भी केस में एग्जेम्प्टी है, तो आपको क्यों डिडक्शन दें। चलो, अब पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, अगर पेमेंट एसएससी कर रहा है अपने रिलेटिव को, किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, तो अगर वो पेमेंट मार्केट रेट से ज्यादा है, अनरीजनेबल है, एक्सेस अमाउंट दे रहे हो, तो एओ असेसिंग ऑफिसर उसको डिसअलाउ कर देगा, या जितना असेसिंग ऑफिसर को एक्स्ट्रा लग रहा है उतना डिसअलाउ कर दिया जाएगा। स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है? स्पेसिफाइड पर्सन में इंडिविजुअल के केस में स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियन एसेंडेंट, लीनियन डिसेंडेंट, ये सब कौन हो गए? रिश्तेदार।
HUF के केस में HUF के मेंबर रिश्तेदार हो गए, फर्म LLP में पार्टनर हो गए, कंपनी में उसके डायरेक्टर एंड रिलेटिव्स हो गए, AOP BOI में मेंबर्स और रिलेटिव्स हो गए। अगर कोई कंपनी में अगर किसी पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी कंपनी में या फिर किसी फर्म में, मतलब 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भागीदारी है, तो आप दोनों रिश्तेदार कहलाओगे। या फिर कोई अदर पर्सन जो कि रिलेटिव है, तो ये भी क्या कहलाएगा मैम, भागीदारी कहलाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर ये रिश्तेदार बन जाएंगे। कोई होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो ये दोनों रिश्तेदार, ये दोनों भी रिश्तेदार, क्योंकि इन दोनों की पेरेंट कंपनी एक ही है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गई, रिश्तेदार। चलो नेक्स्ट, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो एक दिन में एक पर्सन को 10,000 रुपए से ज्यादा की विदाउट बैंकिंग चैनल, तो वो पेमेंट आपकी डिसअलाउ हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अगर ये पेमेंट कोई ट्रांसपोर्टर के केस में की जाती है, कोई ट्रांसपोर्टर कर रहा है, तो ये लिमिट 10,000 से 35,000 कर दी गई है। इफ द एक्सपेंडिचर इज क्लेम्ड एज द डिडक्शन इन अर्लियर ईयर ऑन अक्रूअल बेसिस, मान लो आपने 12,000 रुपया पे करना था, आपने पहले उसकी डिडक्शन ले ली, आपने कहा बाद में पे करूंगा, बैंकिंग से पे कर दूंगा, डिडक्शन ले लेता हूं, लेकिन जब पे करने की बारी आई तो आपने उसको कैश में दे दिया, तो क्या करे? ठीक है, अब डिसअलाउ करो, अगले ईयर में जाके उसको एज अ इनकम ट्रीट कर लो। क्रॉस चेक के थ्रू अगर किया हुआ है तो भी अलाउ नहीं होगा। इस बात के कुछ एक्सेप्शन है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो RBI, LIC, बैंक, गवर्नमेंट, तो हम 10,000 की लिमिट नहीं लगाएंगे, आप जितनी मर्जी पेमेंट करो, ये तो अपना ही है, अपने घर में पैसा आएगा तो लेने से हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। NEFT, RTGS, डेबिट कार्ड, इन सब के थ्रू पेमेंट कितनी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में एडजस्टमेंट एंट्री डाल रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोड्यूसर्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वाले लोग छोटे मोटे होते हैं यार, ये जानवर वानवर पालते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, इनको कैश में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हो, ठीक है, 50,000 तक के कैश में दे दो। कोई एक एम्प्लॉई है जिसको आप ओवर टाइम करा रहे हो या फिर 15-15 दिन के लिए काम करने के लिए आपने आपको दूसरे प्लेस पे भेजा हुआ है, तो उतने भर का पेमेंट अगर आप कैश में कर रहे हो तो कर दो, क्या जाता है, गरीबों की मदद कर दो। मैम गरीब कैसे? सरकार के लिए तो हम गरीब ही हो ना, तो हमारी मदद कर रही है तो अच्छी बात है ना। सरकार के आगे तो हम हमेशा यही बोलेंगे, हम बहुत गरीब हैं, प्लीज हमें क्षमा करो, हमें बख्श दो, हमसे टैक्स मत लो, हम तो ये बोलेंगे ना, हमें तो ना कहेंगे नहीं हम बहुत अमीर हुआ हम ही टैक्स भरेंगे, ना रे ना रे ना। पेमेंट मेड वेयर बैंकिंग फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, अब जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है तो वहां पे आप कहाँ से बैंक से पेमेंट करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी एजेंट का रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे तो कैश में पेमेंट चाहिए, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट इज मेड बाय एन ऑथराइज्ड डीलर और अ मनी चेंजर, ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ये सब ना RBI के द्वारा नोटिफाइड लोग होते हैं जो मनी चेंजिंग का काम करते हैं, डॉलर को रुपी, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे भी आप ये पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आई कि नहीं बताओ? यस मैम, बात हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप पेमेंट कर रहे हो फॉर द परचेज ऑफ अच्छा, अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर को जो विदाउट पावर प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री लगा रखी है, समझ रहे हो, हैंडलूम्स वाले गुड्स बना रहे हैं, तो उनको आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उनकी बात पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जहां पे आपको पेमेंट अलाउ की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट। अगर आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे तभी ये खर्चे अलाउ होंगे, वरना नहीं, क्योंकि हमने ढेर सारे खर्चे तो पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पे उन खर्चों के बारे में बताया जाएगा कि उनमें से कौन से खर्चे ऐसे हैं जो एक्चुअल में पेमेंट करने पर ही अलाउ होंगे। जैसे कि कोई टैक्स, ड्यूटी, सेस फी है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया टूवर्ड्स अप्रूव्ड फंड जितने भी थे, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय हो गया, इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो जो भी हमारे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट थे, PFI, STI, कॉर्पोरेशन, स्टेट एंड, पढ़ भी लिया है वैसे ऑलरेडी अपन ने। लीव इनकैशमेंट, लीव सैलरी दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को, तो ये सब तभी अलाउ होगा जिस ईयर में आप पे कर रहे हो। अगर आप करंट ईयर की रिटर्न फाइलिंग की डेट तक ये खर्चे पे कर देते हो तो आप डिडक्शन ले लो, और अगर नहीं करते हो, नेक्स्ट ईयर करोगे तो नेक्स्ट ईयर डिडक्शन लोगे, और पे ही नहीं करोगे तो डिडक्शन भी नहीं लोगे। और देखो कौन से खर्चे हैं, कोई भी आप इंडियन रेलवे की एसेट्स को यूज करने के लिए खर्चा दे रहे हो,
एनबीएफसी को लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये जितने भी खर्चे हैं बेटा जब रिटर्न फाइलिंग की डेट होगी उससे पहले भरोगे तो डिडक्शन मिलेगी। अब हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, आखिरी पड़ाव, और सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा मैंने कवर कर लिया है। अब आखिरी पड़ाव चल रहा है कि कब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की जरूरत है, कब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की जरूरत है। आ जाओ। अगर आप हो, मैं पहले समझा दूं, अगर आप हो कोई स्पेसिफाइड साफ सुथरे प्रोफेशन वाले लोग, स्पेसिफाइड प्रोफेशन की डेफिनेशन को इन्होंने बताया है कि इसमें कौन कौन आता है। इन्होंने कम से कम 8 से 10 स्पेसिफाइड प्रोफेशन के नेम्स बताए हैं, ये लोग यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अगर आप एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आ रहे हो, देख लो कौन कौन से स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। मेडिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल कंसल्टेंट, आईटी प्रोफेशनल, अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, लीगल ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, आर्किटेक्चरल, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट। अगर आप इन 11 में से कोई हो तो क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं? जी हाँ, लेकिन कब? अगर आपके बिजनेस की ग्रॉस रिसीट्स मतलब टोटल रिसीट्स अगर 1,50,000 रुपए से ज्यादा है लगातार 3 प्रीसीडिंग ईयर, तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। या फिर ऐसा लग रहा है कि करंट ईयर में आप 1.5 लाख से ज्यादा की ग्रॉस रिसीट पाने के अधिकारी हो, तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। आपने कोई ओल्ड बिजनेस है तो ये लाइन, न्यू प्रोफेशन है तो ये लाइन, मतलब 20-21, 21-22, 22-23, इन तीनों साल में अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो बेटा 24-25 में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी। या फिर आप कोई नया बिजनेस कर रहे हो 24-25 में और आपको ये उम्मीद है कि इस साल आपकी जो ग्रॉस रिसीट है, कोई प्रोफेशन कर रहे हो और आपको उम्मीद है कि आपकी ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख से ज्यादा हो जाएगी, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर रूल 6F मेंटेन करोगे, और बाकी किसी केस में आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहते हो कर लो, एज पर AO करना है जैसा AO कहेगा। अब ध्यान दो मैम, रूल 6F क्या कहता है? रूल 6F कहता है कि कैश बुक बनाओ, जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ। अगर बिल का अमाउंट 25 रुपए से ज्यादा है तो कार्बन कॉपी रखो, 50 रुपए से ज्यादा है तो ओरिजिनल कॉपी रखना पड़ेगा। और अगर आप कोई मेडिकल प्रोफेशनल में आते हो तो आपको अदर रिसीट्स भी रखनी पड़ेगी, जैसे डेली कैश रजिस्टर वगैरह। अच्छा, ये तो हो गई बेटा स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बात। अब कुछ ऐसे भी प्रोफेशन है जो वहां पे लिस्ट में 11 लोगों में नहीं है, मतलब कि नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन या फिर बिजनेस, इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कब? जब इनकी PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर इनका प्रॉफिट 1,20,000 से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपए से ज्यादा है पिछले 3 साल में से किसी भी साल में, तो या फिर कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि नए साल में हमारी जो प्रॉफिट है वो 1,20 से ज्यादा, या फिर टर्नओवर हमारी 10 लाख से ज्यादा होने के चांसेस है, तो इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। प्रेम से बोलो वाह वाह। बहुत सिंपल बात है, देख लो यहाँ पे बिजनेस एंड नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बात करी गई है। अगर इनकी प्रॉफिट्स 1,20,000 से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, कोई भी एक चीज ज्यादा हो जाए पिछले 3 साल में से किसी भी साल में, जैसे 21-22, 22-23 एंड 23-24, अगर 24-25 में आप जा रहे हो, इन 3 साल में से किसी भी साल में अगर आपकी ग्रॉस रिसीट ज्यादा है 10 लाख से, या फिर प्रॉफिट ज्यादा है 1,20 से, तो फिर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। और वैसे करोगे जैसे AO बोलेगा। AO मतलब असेसिंग ऑफिसर। अगर नहीं मेंटेन करोगे तो 25,000 की पेनल्टी है। कितनी पेनल्टी है? 25,000 की पेनल्टी है। सॉरी, मैंने ये चीज गलत बोल दी, ये चीज यहाँ पे नहीं लिखी, यहाँ कहीं लिखी होगी, हाँ ये रही। अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो कितनी लगेगी? 25,000 रुपए। अच्छा, एक चीज और सुन लो, एक चीज रह गई है, हाँ ये वाली।
अगर आप कोई इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हो, इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो जो लिमिट थी अभी हमारी पीछे 1,20,000 वाली, उसको हमने बढ़ा के यहाँ पे कितना कर दिया है, 2.5 लाख। और जो टर्नओवर की लिमिट थी 10 लाख वाली, उसको बढ़ा के इन दोनों के केस में कितना कर दिया है, 25 लाख। अगर ये लिमिट आप पूरी करोगे तो ही आपको मेंटेन करना है, अदरवाइज मेंटेन नहीं करना है। अच्छा, स्पेशल कुछ केसेस हैं जो एसएससी हमारे प्रिजम्पटिव स्कीम में फॉल कर जाएंगे। तीनों सेक्शन प्रिजम्पटिव स्कीम के। और अगर आप अपनी इनकम को प्रिजम्पटिव स्कीम में बताई गई इनकम से कम दिखा रहे हो, तो फिर आप लोगों को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तो किस किस को मेंटेन करना पड़ रहा है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बोल रही हूं मैम। स्पेसिफाइड पर्सन को भी मेंटेन करना पड़ रहा है, बिजनेस एंड नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन को भी मेंटेन करना पड़ रहा है, एचयूएफ एंड इंडिविजुअल्स को भी करना पड़ रहा है, एंड स्पेशल एसएससीज मतलब जो प्रिजम्पटिव स्कीम में उनको भी करना पड़ रहा है। बस हर केस में लिमिट अलग अलग है, आपको याद रखनी है। हाँ, आपको कितने साल के लिए मेंटेन करने हैं बेटा, 6 साल के लिए कम से कम। जैसे 25-26 कि आप मेंटेन कर रहे हो तो कम से कम आने वाले 6 साल के लिए मेंटेन करोगे। पेनल्टी मेंटेन नहीं करोगे तो मात्र 25,000 रुपए, तो ठीक है मत करो, इससे ज्यादा तो अकाउंटेंट का खर्चा आ जाएगा। अच्छा, कंपल्सरी ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट कौन कौन कराएगा। ऑडिट याद रखना, जब भी रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है तो उसे 1 महीने पहले तक कंप्लीट कर लेना होता है। ऑडिट के फॉर्म होते हैं 3CA, 3CB, 3CD, जिसको आपको भरना होता है पोर्टल पे गवर्नमेंट के। अच्छा, वापस से हमारे पास डिफरेंट केसेस आ गए। स्पेसिफाइड प्रोफेशन का केस आ गया। स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में ऑडिट तब होगा जब ग्रॉस रिसीट्स आपकी 25 लाख से ज्यादा है। अगर आप बिजनेस में हो या फिर आप नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो तो आपकी टर्नओवर ग्रॉस रिसीट अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ही आपको ऑडिट कराना है, अदरवाइज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे एक फायदा आपको दिया गया है उन लोगों को जो सच्चे सीधे साफ सुथरे लोग हैं, मतलब जो डिजिटल पेमेंट करते हैं, डिजिटल जो व्हाइट में पेमेंट करते हैं, जो कैश में पेमेंट नहीं करते। तो मैं हमेशा एक ही वर्ड यूज करूंगी, ये अमेंडमेंट से आया, इसी साल की अमेंडमेंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो लोग सच्चे सीधे साफ सुथरे लोग हैं जो डिजिटली पेमेंट करते हैं और डिजिटली पैसा रिसीव करते हैं, टोटल रिसीट का एटलीस्ट 95% आप बैंक के थ्रू रिसीव कर रहे हो, बैंक के थ्रू पे कर रहे हो। मतलब कैश में बस आप 5% ट्रांजैक्शन ही कर रहे हो। तो ये जो लिमिट है 1 करोड़ वाली, ये बढ़ा के बेटा कितनी कर दी गई है, ये लिमिट जो है ये बढ़ा के आपकी कर दी जाएगी 10 करोड़। अब 10 करोड़ में आप ऑडिट कराओ। गवर्नमेंट कह रही है आप तो अच्छे लोग हो ना, हमें आप पे विश्वास है, तो हम आपकी जांच पड़ताल नहीं कराएंगे। ऑडिट मीन्स जांच पड़ताल, तो नहीं कराएंगे। स्पेशल केसेस वही, अगर एसएससी हमारी जो प्रिजम्पटिव स्कीम वाले हैं वो कम इनकम क्लेम कर रहे हैं तो इनको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। आइए नेक्स्ट, सेक्शन 44AB नॉन एप्लीकेबिलिटी। कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जो 44AD और ADA में आ जाएंगे। अच्छा, अब यहां पे देखो, मान लो अगर आपने अपनी ऑडिट आपके ऊपर लग रहा था और आपने ऑडिट नहीं कराया तो आपके ऊपर पेनल्टी कितना लगेगा, 0.5% ऑफ द टर्नओवर और द ग्रॉस रिसीट और 1.5 लाख विचएवर इज लोअर। आइए आगे प्रिजम्पटिव स्कीम पे आ जाते हैं। प्रिजम्पटिव स्कीम की बात करते हैं। प्रिजम्पटिव स्कीम आखिरकार कौन ले सकता है, तो ये जो हम प्रिजम्पटिव स्कीम पढ़ रहे हैं हम ये बिजनेस के केस में पढ़ेंगे, इसके बाद प्रोफेशन के केस में पढ़ेंगे और उसके बाद प्लेइंग एंड हायरिंग वाले व्हीकल्स के केस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस के केस में रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी, एचयूएफ को मिलेगी और फर्म को मिलेगी, एलएलपी एंड कंपनी को नहीं मिलेगी। साथ के साथ ये वो लोग होने चाहिए जो इस वाले सेक्शन में डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हो। अच्छा, इनको तब ही मिलेगी जब ये 44AE में ना जाएं, क्योंकि 44AE वालों के लिए अलग से स्कीम है। एजेंसी बिजनेस नहीं कर रहे हो, साथ के साथ कमीशन एंड ब्रोकरेज वाला बिजनेस नहीं कर रहे हो, यानी कि ये लोग बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस की टर्नओवर अगर अप टू 2 करोड़ रुपीज है तो ये चाहे तो प्रिजम्पटिव स्कीम ले सकते हैं और प्रिजम्पटिव स्कीम लेते ही इनको बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। फिर ये प्रिजम्पटिव स्कीम के थ्रू अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे। जितने भी सेक्शन है हमने जितने भी पढ़े 30 to 40 जितने भी हमने पढ़े, कोई भी सेक्शन इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा।
अगर ये अपनी इनकम को इस सेक्शन के थ्रू रिपोर्ट करेंगे तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, साथ के साथ इनको ऑडिट भी नहीं कराना पड़ेगा। क्लियर? यस मैम। वे द अमाउंट, अच्छा अब ये लिमिटेड चेंज हो गई साफ सुथरे वाले एसएससी के लिए, जो लोग 95% ट्रांजैक्शन डिजिटली कर रहे हैं, तो ये लिमिट बढ़ा के 3 करोड़ कर दी गई है, याद रखना। न्यू अमेंडमेंट है। हाउ टू कैलकुलेट प्रिजम्पटिव स्कीम में मैम इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? तो बेटा क्या करो, इनकी टर्नओवर ले लो, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट, अगर बिजनेस है तो ये होगा, प्रोफेशन है तो ये होगा। मान लो इनकी टर्नओवर हो गई 10 लाख रुपए, तो उसका 8% जो करोगे वो क्या आ जाएगी? आपकी इनकम। लेकिन आप एक साफ सुथरे सच्चे एसएससी हो, आप पूरा का पूरा पेमेंट डिजिटली ले रहे हो, या जितना भी आप डिजिटली ले रहे हो उस पे आप 6% का टैक्स दोगे। मतलब जो पेमेंट आप कैश के फॉर्म में ले रहे हो, जो इनकम आपको कैश के फॉर्म में हो रही है उस पे 8% का टैक्स, और जो इनकम आपको डिजिटल फॉर्मेट में हो रही है बैंक के थ्रू उस पे 6% का टैक्स जाएगा। इस तरह से आप अपनी इनकम कैलकुलेट करोगे और इस पे टैक्स भरोगे। अगर एसएससी इस सेक्शन में बताई गई परसेंटेज से ज्यादा इनकम भरता है तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा इनकम कैलकुलेट करो, ज्यादा टैक्स भरो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी भरोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम भरोगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। क्लियर? यस मैम। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर एक बार एसएससी प्रिजम्पटिव स्कीम में आ गया, एक बार एसएससी अगर प्रिजम्पटिव स्कीम में आ गया तो उसको कम से कम 5 साल तो इस स्कीम में रहना पड़ेगा। अगर 5 साल के अंदर, जैसे कि मान लो वो 24-25 में आया, तो 24-25 के बाद जो 5 साल हैं इसमें से किसी भी साल में अगर ये स्कीम से बाहर चला गया तो ये वापस से 5 साल और नहीं आ सकता। मतलब ये इतने साल और नहीं आ पाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे 24-25 में आपने प्रिजम्पटिव स्कीम ली, 25-26, 27 28 29 इसमें से आपने 1 साल तोड़ दी, तो अब वापस से 5 साल तक इस स्कीम में नहीं आ पाओगे। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। 44 ADA ये भी प्रिजम्पटिव स्कीम है, लेकिन ये किसके लिए बेटा? ये है सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशंस के लिए। बहुत सिंपल है, इसमें बोला गया कि जितनी भी आपकी ग्रॉस रिसीट है उस, मान लो अगर अप टू 50 लाख तक है तो आप इस स्कीम में आओ। प्लस पीजीवीपी इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल ग्रॉस रिसीट्स का 50% सीधे सीधे। देख रहे हो कितना ज्यादा टैक्स। एक बिजनेसमैन से यार आप 8% 6% की डिमांड कर रहे हो, और इनकी जगह अगर हम है चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी फर्म चला रहा है तो यार आप सीधे सीधे 50% की रिसीट्स, चलो तो 50% की इनकम डिमांड हो रही है। ठीक है, वैसे आओ। Where the amount received during the previous year cash does not exceed, अच्छा ये वही है, अगर आप एक साफ सुथरे अच्छे एसएससी हो, आप डिजिटली पेमेंट ले रहे हो, तो आपकी जो 50 लाख की लिमिट है इसको बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया है। मतलब 75 लाख तक आप इस स्कीम के हकदार बन सकते हो। आगे आओ। इफ द एसएससी डिक्लेयर इनकम एज पर दिस स्कीम, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा करोगे दिक्कत नहीं है, इससे कम करोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो और ऑडिट भी कराओ। 44 AD और ADA के लिए कुछ कॉमन बातें हैं। 30 to 38 की डिडक्शंस इनको नहीं मिलेंगी। अच्छा, डेप्रिसिएशन इनको नहीं मिलेगा, लेकिन इनको एसेट्स की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो क्योंकि बैलेंस शीट में तो ओवर वैल्यू नहीं दिखाएंगे ना, हर साल डेप तो माइनस करके दिखाएंगे, लेकिन उस डेप्रिसिएशन का इनको क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन उस डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करके बैलेंस शीट के लिए वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। पार्टनर के रेम्यूनरेशन वगैरह अगर आप देते हो तो उस पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एडवांस टैक्स आपको 100% 15th तक भरना पड़ेगा। बात समझ आई? यस। अब एक लास्ट बचा है हमारे पास 44 AE, ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए है। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए आया है, तो ये उन्हीं एसएससी पे लगेगा जो बिजनेस कर रहे हैं प्लाइंग हायरिंग लीजिंग ऑफ सच गुड्स कैरेज व्हीकल्स का। और इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने होने चाहिए मैम? मैक्सिमम 10 व्हीकल्स हैं, तभी ये इस स्कीम में आएंगे, अदरवाइज ये इस स्कीम में नहीं आएंगे। आगे देखो मैम, इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये लोग?
अगर इनका जो व्हीकल है वो हैवी व्हीकल है, हैवी व्हीकल मतलब मैम, हैवी व्हीकल वही होता है जिसका वेट बेटा 12 टन से ज्यादा है, अभी पढ़ाऊंगी। अगर इनके हैवी व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल है, तो उस पे जो ये इनकम कैलकुलेट करेंगे पर व्हीकल 1000 रुपीज पर मंथ। 10 व्हीकल है, 10 महीने की इनकम निकालनी है, हर मंथ 1000 रुपए, दिस इज द इनकम। अगर अदर देन हैवी व्हीकल है तो सिंपल सी बात है, पूरे मंथ के लिए 7500 रुपए एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ, आपको इतना लेना है। आइए यहाँ पे देखो, अगर एसएससी इसमें बताई गई इनकम से ज्यादा इनकम दे रहा है या इतनी दे रहा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कम दोगे तो दिक्कत है, फिर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कराना पड़ेगा। अच्छा, ये सेक्शन उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा जिन पे मैक्सिमम 10 व्हीकल होने चाहिए ड्यूरिंग द टाइम। आगे देखो, इनकम उन्हीं व्हीकल पे कैलकुलेट करोगे जो आपके बिजनेस में है, चाहे आप उसे यूज करो चाहे आप यूज ना करो, डजेंट मैटर, है तो कैलकुलेट होगी। पार्टनर का रिम्यूनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट भूल जाओ। अच्छा, हाँ, इसमें एक चीज बहुत काम की, इससे जो हम पहले वाला सेक्शन पढ़ रहे थे उसमें बेटा आपको पार्टनर का इंटरेस्ट वगैरह पे डिडक्शन नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिली है। पार्टनर का रेम्यूनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट शैल बी डिडक्टेबल वाइल कंप्यूटिंग 44A, इसमें मिल जाएगा। हैवी गुड्स व्हीकल मींस एनी गुड्स व्हीकल जिसका वेट बेटा 12 टन से ज्यादा, एक टन में 1000 किलो होता है, 12 टन मतलब 12,000 किलो से ज्यादा अगर वेट है आपके ट्रक का तो वो हैवी गुड्स व्हीकल में काउंट होगा। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट देखो, वेयर एन एसएससी विशेस टू डिक्लेयर द लेसर इनकम, मतलब इसमें जो इनकम बताई गई है 1000 रुपीज पर व्हीकल पर मंथ, और छोटा व्हीकल है तो 7500 पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। इतनी इनकम अगर आप दिखा रहे हो या इससे कम दिखा रहे हो, इतनी या इससे ज्यादा दिखा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम दिखाना चाहते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ और ऑडिट भी कराओ। अच्छा, एक चीज और, 30 to 38 की कोई भी रिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। अब मेरी एक बात सभी बच्चे ध्यान से सुनो, हमने आई थिंक 2 आवर पूरा लगा लिया होगा और 2 आवर में विदाउट इवन अ सिंगल ब्रेक हमने पूरी क्लास खत्म करी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराया। आप बिलीव नहीं करोगे, जब रेगुलर क्लास में ये चैप्टर बच्चों को पढ़ाते हैं तो कम से कम 20 से 25 घंटा लगाते हैं, कम से कम 20 से 25 घंटा, 8-10 क्लास लगती हैं कम से कम, एक एक चीज डिटेल में समझाई जाती है। लेकिन दिस इज द टाइम ऑफ द एग्जाम्स, और आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि मैम एक बार ओवरऑल पूरा का पूरा जितना भी प्रोविजन है वो आप हमारे दिमाग में एक बार डाल दो विद दी फ्लो चार्ट, विद दी समरी। और हमने सिर्फ वही काम किया कि सारा का सारा प्रोविजन शॉर्ट फॉर्म में आपके दिमाग में डालने की कोशिश करी है। अब बेटा आपने यहाँ पे कितना टाइम ईमानदारी से दिया ये आपके ऊपर है, क्योंकि हमेशा याद रखना सफल वही होते हैं जो साथ की साथ संघर्ष करते हैं। संघर्ष अभी मैंने किया है, 2 घंटे किया है, और लिटरली आपको मैं बता नहीं सकती कि 2 घंटे की लगातार क्लास के बाद एक टीचर की क्या सिचुएशन हो जाती है खड़े होके अगर हम क्लास ले रहे हैं। तो मेरा तो संघर्ष हो गया, इसका फल मुझे मिलेगा, आप सबकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स मिलेगी, सबकी दुआएं, ना जाने कितने सारे पेरेंट्स की दुआएं मिलती हैं, तो हमारा संघर्ष का फल तो हमें मिल रहा है। लेकिन जो अब आपका संघर्ष है उसका फल बेटा एग्जाम वाले दिन मिलेगा, और वो संघर्ष ये है कि पूरी क्लास सिद्धत से देखना, ट्रस्ट मी, इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे ला रहे हैं ना बहुत ही ब्यूटीफुल, सॉरी जो कॉन्सेप्ट यहाँ ला रहे हैं ना बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ला रहे हैं। सीएस इंडस्ट्री में बेटा ये मिलता ही नहीं है। आप ये समझ लो कि बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है आपकी इंडस्ट्री में, पहले सीए में आया फिर सीएस में आया, तो इस चीज का फायदा उठाओ। इस चीज से जो फायदा आपको मिल रहा है यही फायदा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। याद रखना, पढ़ते टाइम कभी ये भावना मत रखना कि जेलिसनेस आ जाए, यार नहीं मैं अपने दोस्त को नहीं बोलूंगा, मैं खुद पढ़ूंगा, नहीं कहते ना इंटेंट अच्छा हो तो सब अच्छा होता है, कर्मा इज कर्मा बैक, कर्मा आता ही आता है। तो बस मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगी बेटा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है,
भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ 10 गुना अच्छा होगा। तो आपके कोई नीडी फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनके साथ भी शेयर कर दिया करो क्लासेस, ताकि वो भी इसका फायदा उठाएं। बहुत मेहनत लगती है सेशंस प्लान करने में। आई होप आपको ये क्लास पसंद तो आई होगी तो एक बार बेटा प्यारा प्यारा कमेंट अपना कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर देके जाना। पता है क्या होता है, होता कुछ नहीं है, जैसे हमने तो आपको पढ़ा दिया, अब आपका प्यार हम तक भी तो आना चाहिए ना, कि आपने इसको कितना पसंद किया, आपको इससे कितना कुछ सीखने को मिला। जब मम्मा खाना बनाती हैं एक बच्चे के लिए, पापा के लिए, तो मम्मा का हमेशा फोकस ये होता है कि ये कब बोलेंगे कि खाना अच्छा है। तो सिमिलरली जब एक गुरु, एक टीचर, एक मेंटर, एक फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं तो उनकी भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा मेरे लिए 4 वर्ड्स दे के जाए कि मैंने उसकी लाइफ में कितना एड ऑन किया। सिर्फ एक प्यार, एक ब्लेसिंग्स होती है जो आपकी हम तक आती है, क्योंकि इस कैमरे के पीछे आप हो, इस कैमरे के आगे मैं हूं, इसके बीच में एक बहुत बड़ा फासला है बेटा। मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकती, मैं आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास बात करने का सिर्फ एक ही जरिया है जहां पे आप अपना मैसेज मुझ तक पहुंचा सकते हो और बता सकते हो कि आपको कैसा सेशन लगा, आपको कितना मजा आया, नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए कौन सा डिमांडेड है। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। याद रखना मम्मी पापा रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, भाई बहन रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपके दादी दादू आपके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, पूरा यार आपका पूरा परिवार आपके रिजल्ट का, आपकी सक्सेस का वेट कर रहा है। आपको वही सक्सेस अचीव करनी है और उनको मतलब कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करके देना है। इवन वो आप ही की सक्सेस का वेट कर रहे हैं और इस सक्सेस का फायदा सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलने वाला है। तो दिस इज द ड्रीमी डिग्री फॉर यू गाइस। लग जाओ, मेहनत करो, सीरियसली वक्त बदलते देर नहीं लगती। ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिग्री में मैम बहुत मेहनत लगेगी या हमसे नहीं होगा। मेहनत तो लगेगी, लेकिन होता भी उन्हीं से जो मेहनत करते हैं। तो शिद्दत के साथ पढ़ाई करो, देखना वक्त बदलेगा, वक्त के साथ साथ आपका भी लाइफ बदलेगी, आपका करियर बदलेगा। तो मिलेंगे अपन वापस से नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें मैं लेके आऊंगी कैपिटल गेन। 25 को आपको मिल जाएगा, 25 ऑफ द अप्रैल को। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।